यस। तो अपन कल वाला रिकेप करेंगे, फिर अपन आगे का स्टार्ट करते हैं। अच्छा तुम हो गया, मैं डर गया, मैंने सोचा ये कौन है। क्यों क्यों फंस गई तुम? चल पा रही हो ना तुम अभी? दिमाग तो ठीक है? घुटने पे देखो लगी होगी कहीं। तुम्हारे लिए क्लास डिले कर रखी है इतनी, सोचो अब। ये पार्टी देगी सबको आज। तुम्हारे लिए तो सबकी क्लास डिले करी हमने 1 घंटे की। मतलब भले का तो जमाना ही नहीं है। इतना सुबह? शर्म आ रही है थोड़ी बहुत इतना सुबह? तुम्हारी जवानी लड़खड़ रही है ऐसे बोलते हुए। तुम्हें जब भी ऐसा लगे ना, तुम्हें जब भी ऐसा लगे ना कि हम नींद खराब कर रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, तो थोड़ा ये सोचना है कि हमारे जो सर लोग हैं उनको क्या जरूरत है नींद खराब करने की। यानी हम जो यहाँ पे आ रहे हैं, हमें क्या जरूरत है नींद खराब करने की। कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता अगर तुम्हारी दिमाग में पैसा पैसा कर रहे हो तुम। ठीक है? कोई बिल्कुल तुम्हारे लिए आ रहा हूं मैं। तो ये सोचा करो कि हमारा सोच के आ जाया करो, हमारे से मोटिवेशन ले लो कि किसको जाना है घर। 1 मिनट। तुम्हारी संडे को क्लास हुई थी पहले? उसके बाद मेरी कोई ऑफ हुई थी क्लास? नहीं हुई थी ना। ऐसे ही ली थी मैंने उनकी क्लास। मैं बेटा पिछले 4 महीने से जब से आया हूँ, तो शुरू के 2 से 3 महीने मेरी एक भी क्लास ऑफ नहीं हुई थी। चलो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। पढ़ लो। यस। अपन करेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। कल जो अपन ने थ्योरी करी थी वो एक बार अपन रिकेप करते हैं, फिर आज प्रैक्टिकल पोर्शन है इसका थोड़ा बहुत, बिल्कुल थोड़ा सा चुन्नू मुन्नू सा। उसके बाद अपन करेंगे चैप्टर को फिनिश। तो सबसे पहले अपन ने देखा सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री यानी जो भी छोटे मोटे दुकानदार है, छोटा मोटा बिजनेस वाले हैं, वो ना तो अकाउंटेंट को हायर कर सकते हैं। और देखो, हर एक दुकानदार जो मार्केट में दुकान लेके बैठा है उसने कॉमर्स पढ़ी हो ऐसा जरूरी नहीं है। जो भी दुकान लेके बैठे उन्होंने कॉमर्स पढ़ी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या वो अकाउंटेंट को हायर करना शुरू कर दें? कर तो लेना चाहिए। लेकिन पानी पूरी वाला कैसे हायर करेगा? किराने की दुकान, डेयरी बूथ लेके बैठा, वो कैसे हायर करेगा? पता चले बेचारे खुद का खर्चा तो निकल नहीं पा रहा, अकाउंटेंट का खर्चा और निकालना पड़ रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो अपने कच्चे के लिए, अपने रेफरेंस के लिए कुछ काम करके रखते हैं, अकाउंटिंग करके रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ता जाता है और कुछ लोग यहाँ से मेरे से पिटते जाएंगे अभी। क्या है अंशुल? अरे ये कुछ बोल रहा था, अभी मैं बोलूंगा तुम सुन नहीं पाओगे। नहीं तुम क्या बेशरम हो रखे हो पूरे ही। यस। तो जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अकाउंटेंट को हायर करें। और सारे दुकानदार अकाउंटेंट हो ऐसा भी जरूरी नहीं, क्योंकि बिजनेस करने वाला सब कॉमर्स से हो ये भी जरूरी नहीं है। अच्छा तुम में से किस किस की दुकान है ये घर पे?
और किनके फैमिली वाले हैं जो कॉमर्स से पढ़े हुए हैं? मतलब ठीक ठाक पढ़े करिए, लेकिन प्रॉपर अकाउंटेंट वाला काम नहीं है ना? अब जैसे जैसे काम करते जाएंगे, बिजनेस बढ़ता जाएगा, तो उनको जरूरत पड़ेगी ऑडिट की। उनको अपने बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। लेकिन जो शुरू में उनके कर्मकांड किए हुए हैं, वो कैसे कर रहे हैं? इनकम्प्लीट, जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब अपने को इनको करना है कंप्लीट। और अपने को यहाँ पे मेन चीज करनी क्या है, क्या नहीं करना है, जो अपने कल थ्योरी लिखी थी पूरी, इसी के अंदर सारे पॉइंट कवर है। तो ये देखो, इसके फीचर्स क्या, सिंगल एंट्री के, कि ये जो छोटे बिजनेस उनके लिए सुटेबल रहता है। सुटेबिलिटी अपन ने देखा था। यहाँ पे यूनिफॉर्मिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि हर एक पर्सन अलग तरीके से काम कर रहा है। पानी पूरी वाला अलग तरीके से अकाउंट मेंटेन कर रहा है, किराने वाला अलग से मेंटेन कर रहा है, और अगर मान लो कोई सी और उसने चाट पकौड़ी का थैला लगाया, तो वो अलग तरीके से अकाउंट मेंटेन करेगा। वो हो सकता है एक्सेल सीट में काम करे। ठीक है, अब तेरी बात कर रहा हूँ मैं सीए बनने के बाद। तेरी शक्ल देख के मुझे पानी पूरी का याद आया सीए बन के। उसके बाद में मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब जो भी मैं काम करूंगा, एक बार के लिए सोचो कि नीचे जो चाय की टपरी वाले या फिर जो मेस में खाना बना रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, मैं उनके पास गया और मैं खाना खा रहा हूँ, तो उन्होंने मेरा क्या पर्सनल अकाउंट मेंटेन कर रखा है, सुनील अकाउंट या सुनील। उन्होंने अकाउंट नहीं लिखा, लेकिन सुनील वो एक तरीके से अकाउंट हो गया। इस दिन खाना खाया, तो उन्होंने अपने तरीके से जो अकाउंट मेंटेन किया है, वो प्रॉपर अकाउंटिंग के तरीके से नहीं किया है। उन्हें प्रॉपर एंट्री पास करना है कि सुनील अकाउंट डेबिट टू इनका जो भी है मील अकाउंट। अरे ओ देवता, क्या क्या हो गया? कैलकुलेटर इधर दो तुम्हारे, इधर दो कैलकुलेटर सारे, इधर दे, निकाल के लेके आ इधर कैलकुलेटर। कल से किसी का कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए 12th वालों के हाथ में। लाया नहीं, काम भी नहीं करोगे कैलकुलेटर से। शुरू हुए टक 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 टक। एग्जाम में 20 दिन ऊपर, 40 दिन नहीं बचे। तो उनके पास लिखा हुआ सुनील अकाउंट, तो वो मेरे जनरली क्या अकाउंट मेंटेन करेंगे? पर्सनल अकाउंट। क्योंकि सोचो मेस वाले के पास जो भी खाना खाने जा रहे हैं, तो एक तो अपना सबका अकाउंट रहेगा पर्सनल अकाउंट। चाय पीने के लिए जा रहे हैं तो पर्सनल अकाउंट। वो जिससे माल लेके आ रहे हैं, तो वो भी पर्सनल अकाउंट ही मेंटेन करेंगे कि भाई इससे इतने रुपए का माल लेके आए। ठीक है, वो कोई परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे, मैंने आपको कल भी बताया था। वो मेरी एंट्री कैसे करेंगे? क्या सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, या फिर क्योंकि उनके लिए तो सेल्स ही है ना, वो मील प्रोवाइड करवाना। तो ऐसा तो एंट्री करेंगे नहीं। मेरा सुनील नाम लिख दे और सीधा लेजर के फॉर्मेट में वो काम करेंगे सब्सिडरी की तरीके से। ठीक है, काइंड ऑफ उसी तरीके से काम करेंगे। तो उनके जो रिकॉर्ड है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। दीपशिका, कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे तुम्हें? क्या फिर? तो अब इस तरीके से जो अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे, पर्सनल अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मेंटेन करेंगे वो केस बुक। केस बुक तो देखो हर किसी को मेंटेन करनी पड़ेगी, अगर नहीं करी तो फिर दूसरे दिन का काम नहीं चल पाएगा उसका। ठीक है, फिर आता है डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वाउचर। अगर ओरिजिनल वाउचर नहीं है और आपने कोई एंट्री कर दिया, फिर आपको रुपए याद ही नहीं रहेंगे कहाँ पे कौन से रुपए गए। आज मैंने 2 3 दिन 4 दिन के मैं खर्चे याद रख लूंगा, लेकिन आज की तारीख को 1 साल पहले मैंने क्या खर्च किया, खड़ा हो जाओ युवराज, आज की तारीख में 1 साल पहले क्या खर्च किया मुझे नहीं ध्यान, तो वो रेफरेंस मुझे कैसे मिलेगा? वाउचर से। तो मेरी डिपेंडेंस किस पे हो गई? वाउचर पे। लेकिन अगर मैं कंपनी और मैं प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहा हूँ, तो फिर मुझे वाउचर पे डिपेंडेंस की जरूरत नहीं। मेरी जो अकाउंटिंग कर रखी है, तो मैंने जनरल एंट्री में नरेशन डाली होगी, मैंने पूरा ट्रांजेक्शन प्रॉपर रिकॉर्ड किया होगा। तो मैं वाउचर पे डिपेंडेंस नहीं रह के मेरे अकाउंटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंस रहेगी मेरी। समझे? आज नाटा सर को पता करना है कि आज से 2 साल पहले मयंक सर को कितना पेमेंट कर रहे थे, क्योंकि मैं तो 4 महीने पहले आया हूँ। तो 2 साल पहले कितना पेमेंट कर रहे थे, उनको डिटेल निकालनी है। तो वो वाउचर की जरूरत नहीं है उनको, वो सीधा जाकर अकाउंटिंग रिकॉर्ड देखेंगे। लेकिन मयंक सर का खाता चल रहा है पानीपुरी वाले के पास, तो उसको जाके बोलेंगे 2 साल पहले का कितना बिल बाकी था, तो वो वाउचर ढूंढेगा। क्यों? उसकी अकाउंटिंग इस तरीके से मैनेज करेगा, वो ढूंढ ही नहीं पाएगा। समझे पॉइंट? तो अकाउंटिंग करेंगे तब अपने को हर एक चीज की डिटेल रहेगी। इसका एग्जाम्पल दिया था मैंने, किसी से टेबलेट लिया पढ़ाने के लिए, आईपैड लिया, लेकिन वो नशे में था। और फिर एक दिन आया, बोला ये टेबलेट तो मेरा है। मैंने बोला तुझे पैसे दिए थे? बोला कब? मैंने बोला उस दिन। बोले दिए ही नहीं मेरे को, तो आप झूठ बोल रहे हो। फिर मैंने उसको अकाउंटिंग दिखाई, ये देख अकाउंटिंग रही, इन लोगों के सामने मैंने पैसा दिया। समझ में आ रहा है? तो अकाउंटिंग फिर मेरे लिए क्या हो जाएगा? हेल्पफुल हो जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जगह, या फिर ओरिजिनल वाउचर की जगह। वाउचर क्या होता है? जैसे मान लो कि अभी मेरा कुछ काम चल रहा है जोधपुर, अब वहाँ पे जो टीम काम कर रही है, उन्होंने बोला कि सर हम होटल में रुक रहे हैं, हमें आप पेमेंट कर दो। हम खाना खा रहे हैं, हमें आप फूड का अलाउ कर दो। मैंने उनको बोला काम करो, जो बिल है ना वो बिल भेज दो मेरे को। वो बिल भेजा उन्होंने मेरे पास। अभी कंपनी छोटी है तो सारी चीजें मैं ही मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन एक टाइम के बाद क्या मैं अकाउंट का एक्सेस हर किसी को दे दूंगा? बैंक अकाउंट का एक्सेस
वो तो मेरे पास ही रखना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, हायरार्की सेट हो जाएगी कि भाई हमारा अलग अलग जगह पे असाइनमेंट चल रहा है, तो मैंने अलग अलग मैनेजर अपॉइंट कर दिया। वो मैनेजर पहले उसको वेरीफाई करेंगे कि हाँ बिल सही है, आने के बाद फिर जो डायरेक्टर है वो उसको वेरीफाई करेंगे कि बिल सही है, तो उनके साइन रहेंगे, फिर उसके साथ में वाउचर अटैच होगा। फिर फाइनली मेरे पास आएगा, तो मैं उसको साइन करके अकाउंटिंग टीम को भेजूंगा, अकाउंटिंग टीम फिर उसको फाइनल कर देगी, तो मैं उसका आरटीआई लगा दूंगा, आरटीजीएस लगा दूंगा। तो उससे क्या होगा, वो पेमेंट उनके खाते में चला जाएगा। तो वो सारा वाउचर से एक प्रॉपर प्रोसेस हो गई। तो हमें कोई भी चीज़ देखने तो हम अकाउंटिंग में देखेंगे, हमें सारी प्रोसेस मिल जाएगी। लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, एक बार अगर नाटा सर के पास हम कोई भी चीज़ का छोटे छोटे रिम्बर्समेंट लेने जाएंगे, तो वो कैसे देंगे। जैसे अभी एसएससी हम पढ़ा रहे तो उसके लिए कुछ पीडीएफ आई थी, तो सर 3-4 महीने से उनको पीडीएफ मिली नहीं। जब मैं आया तो ऐसी बात हुई कि पीडीएफ नहीं मिल रही, पीडीएफ नहीं मिल रही। मैंने बोला अभी मंगवाते, कल ही मंगवा देंगे। मंगवा दी, कितने रुपए लगेंगे, पैसा कैसे आएगा, वाउचर बना के दे दो। हमने वाउचर बना के सर के साइन कराएगा, अकाउंटिंग सेक्शन में दे दिया, हमारे पैसा रिम्बर्स हो गया। तो ये एक प्रोसेस हो गया पैसा रिम्बर्स करने का। तो अपनी यहाँ पे डिपेंडेंस हो जाती है वाउचर पे ज़्यादा। हेलो, कितने बजे? लास्ट पॉइंट आ रहा है अपना, डिफिकल्टी इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि फाइनल अकाउंट बने ही नहीं सकते, बनाने में अंदर आपको डिफिकल्टी रहेगी। अरे बैठ जा, फाइनल अकाउंट बनाने में डिफिकल्टी रहेगी। बना सकते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से बना पाएंगे। तो ये तो थे इसके फीचर्स कि अपन इसके अंदर करते क्या है। ठीक है, फिर आता है इसके एडवांटेज क्या है। एक तो सिंपल मेथड है। नेक्स्ट लिखा है इन्होंने लेस एक्सपेंसिव, खर्चा कुछ नहीं है, पानी पूरी वाला खुद ही अकाउंटिंग कर रहा है, किसी को पैसा ही नहीं देना। ठीक है, सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेज, बड़े बिजनेस के लिए फिर काम का नहीं है। फिर पता चलेगा वो अकाउंटिंग कर रहा है और माल ऐसे ही बिक रहा है, कोई आ रहा है माल लेके जा रहा है, कोई अकाउंटिंग का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ऐसे ही काम चल रहा है। फोर्थ, नो नीड ऑफ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग। तो यहाँ पे कोई ऐसा डेबिट क्रेडिट बुक कीपिंग डबल एंट्री वगैरह कोई जरूरत नहीं है, और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि पानीपुरी वाला ये काम करेगा। अपन पानीपुरी वाले का एग्जाम्पल लेके चले कि जनरली सबका काम पड़ा रहता है उससे, सब जने जानते हैं उसके बारे में, है ना। इजी ऑफ एसेट प्रॉफिट और लॉस। अभी इजी इन्होंने लिखा क्यों है मुझे भी नहीं पता, इजी तो नहीं है इसके अंदर प्रॉफिट एसर्टेन करना। ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ कुछ चीजें दे रखी है और आप प्रोफेशनल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, जैसे अगर आपको 12th करने के बाद ही इनको अगर बोला जाए कि पानीपुरी वाले का अकाउंट इसका प्रॉफिट निकालना है, 12th वाले निकाल देंगे। तो ये इजी ऑफ एसेट एंड प्रॉफिट और लॉस अपन पढ़ रहे अपने लिए हैं, लेकिन एक नॉर्मल पानीपुरी वाला अपना प्रॉफिट लॉस निकालने जाएगा वो निकाल ही नहीं पाएगा। वो पर डे का तो निकाल लेगा, उसको पूरे साल का निकालने के लिए बोलेंगे, उसको जाके पूछना है कभी पानीपुरी वाले को, भाई तेरा ग्रोस प्रॉफिट क्या है, वो ना तेरा नेट प्रॉफिट क्या है। वो कहेगा पानीपुरी खानी है तो खा, नहीं तो चुपचाप निकाल। हो सकता है वो तुम्हें पपड़ी भी नहीं खिलाए। तो बेटा तो उससे से यही पूछ सकता, तेरे से यही एक्सपेक्ट था। मैंने तुझे एक एग्जांपल दिया, तूने सही में पूछ लिया, बहुत बढ़िया। और क्या पूछा, और किससे पूछा? ये तेरे मजे मजे ना किसी दिन तुझे दुखी कर देंगे। डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या क्या है। आप अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, नहीं आप जनरल बनाओगे नहीं लेजर, तो ट्रायल बैलेंस बनना नहीं है, और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ट्रायल बैलेंस से निकलती है। नो कंट्रोल ऑन एसेट, एसेट पे कोई कंट्रोल नहीं है। एसेट कब खरीदी है, कितना उसका प्रोविजन बना है, कितनी उसकी बुक वैल्यू है, कितने में सेल करनी है, आपकी ओनरशिप है, किसी और की एसेट है, कुछ भी पता उसका नहीं है। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखो, देवव्रत क्या करा, पानीपुरी की दुकान करा, और इसने क्या किया, जो थैला है ना जो पानीपुरी वाला, वो 4 साल पहले लेके आया। अब इसको ऑनरशिप प्रूफ करने की, ये थैला मेरा है, ये कैसे प्रूफ करेगा, कर ही नहीं सकता। फिर 4 साल पुराने बिल ढूंढो, और इसके शकल देखे लग नहीं रहा 4 दिन पुराने बिल भी होंगे इसके पास। समझ रहे हो, तो ऑनरशिप वो प्रूफ नहीं कर पाएगा। और चीजें भी कुछ कुछ ऐसी रहती है जिसमें ऑनरशिप प्रूफ हो भी नहीं पाती। नहीं तो अगर कंपनी के नाम से कोई चीज है तो कंपनी के नाम से बिलिंग रहती है उसकी। पर्सनल में कई बार ऐसा अपन चीज लेके आते, बिल लेके ही नहीं आ रहा यार, ये काम कर बिल तू ही रख ले, ले भी लेता है यार, इसको कौन से डस्टबिन में डालूं वहीं पे। दूसरों को छोड़ो, मैं तो खुद ही ऐसे ही करता हूँ। कोई चीज ले ली इसकी, जैसे मैं ये कनेक्टर लेके आया, तो उसने बोला भैया इसकी 6 महीने की वारंटी है। और मैंने बोला 400 रुपये कनेक्टर के लिए मैं 6 महीने के लिए तेरे लिए वापस कहाँ पे आऊंगा, क्या करूंगा, बिल ही तू ही रख, डब्बा भी तू ही रख, मुझे तो कनेक्टर दे दे।
लेकिन अगर बिजनेस होता तो मैं इसका प्रॉपर बिल लेके बिजनेस में लगाता, फाइल के अंदर रहता वहां पे लगा हुआ, ताकि इन फ्यूचर जरूरत पड़ी तो मैं बता पाऊंगी ये चीज मैंने खरीदी है। फिर आता है करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल पाएंगे, एक अपन रफ आइडिया निकालते हैं इसके अंदर जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी एसर्टेन, नो इंटरनल चेक, डिफिकल्टी टू एसर्टेन द वैल्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस की वैल्यू निकालनी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, सेल करना है नहीं निकाल पाओगे, इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक सिस्टम, साइंटिफिक तो कहीं से लग ही नहीं रही है, ठीक है। और कंपेरेटिव स्टडी इज डिफिकल्ट, कंपेरेटिव स्टडी यानी इस साल की सेल पिछले साल की सेल कहाँ पे क्या, कोई सिस्टम बिठा ही नहीं सकते। डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम रेफर करना है आपको बुक का पेज नंबर 20.3। कुछ मैंने इसके बेसिस बताए थे, जब भी आप कोई डिफरेंस याद करो तो उसके बेसिस पे याद करोगे। जैसे इसमें आपका बेसिस लिखा हुआ है कि आपको एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट मेंटेनेंस, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, एडजस्टमेंट, यूज और ऑथेंटिसिटी। अब आप क्या करो, ये सारे अगर आप डिफरेंस याद रखने जाओगे वन बाई वन तो डिफिकल्ट होगा। आपको दोनों पॉइंट समझने कि सिंगल एंट्री सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम क्या है। अब जो मैंने यहाँ पे आपको 8 बेसिस बताए ना, इसको कई सारे एप्लीकेशन आते हैं, मैंने तो कभी जीवन में यूज किया नहीं है। अगर तुम्हें लगे कि ये चीज कहीं पे इंपॉर्टेंट लगे, जैसे तुम और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, वहां पे तुम्हें कुछ थ्योरी पढ़ रहे हो, तुम्हारी यार आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, सुनो 12th में तुम पीछे जाके बैठो या तो सब जने, यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है तुम्हारा, पीछे जाओ सबसे लास्ट, वहीं जाके करो काम। और इस कन्हैया के कान से बड्स निकाल, और इसका फोन बड्स निकाल कान से, गाने चल रहे इसके। यार ये मतलब तुम क्यों अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हो कन्हैया। तेरे क्वेश्चन की हेडिंग सही नहीं होती। मेला मूवी देखी है किसी ने, मेला? मेला मूवी, वो एक दारू पी रखा रहता है, वो फल वाली गाड़ी के अंदर बॉम्ब रख देता है, बॉम्ब वाले में वो कर देता है। हाँ वही वही मोटा सा, वही हरकत है सेम इसकी कन्हैया की। किस कौन सी क्वेश्चन का आंसर किसी क्वेश्चन में रख देगा, नंबरिंग का कोई लेना देना नहीं है, पहला पार्ट किसी क्वेश्चन से, दूसरा पार्ट कहीं से भी। अंशुल इस कॉर्नर पे आ, इधर बीच में आ तू, इधर आना पूरा कॉर्नर पे, अंशुल पूरे कॉर्नर पे आ इधर। अरे दिख जाएगा, आराम से दिखेगा, इतना बड़ा स्क्रीन है, इधर चल। पंचायतों पे पंचायती किए जा रहे हैं। तो आप जब भी ये काम करोगे, कुछ एप्लीकेशंस आती है जिसमें आप अगर ये वर्ड डाल दोगे तो वो आपको क्या करेंगे, एक मेमोरी टेक्निक निकाल के दे देंगे, ठीक है। तो उससे आप क्या कर सकते हो, चीजें याद रखने में आपको आसानी रहेगी। जैसे अगर इसमें ए टीपीएफ AUA जो भी आ रहा है, इसके साथ अगर आप बनाओगे तो ए के हिसाब से यहाँ पे 4 पॉइंट आ गए, तो A4TPFU, इसका टोफू करके आप बना सकते हो। टोफू जो पनीर का सब्स्टिट्यूट आता है, प्रोटीन जिसमें अच्छा रहता है, तो टोफू के हिसाब से आप इसका बना सकते हो। मेमोरी टेक्निक याद रखने के लिए, टोफू देखो TFU हो गया, P हो गया, टोफू टोफू जो भी करना चाहो आप, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप जब इसका एक मेमोरी टेक्निक बना लोगे तो आपको चीजें याद रखने में आसानी रहेगी। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने भी इसमें मेहनत करी नहीं है, बट तुम्हारा अगर एग्जाम आ गया तो ऐसे लिख लोगे। बट मैं एक जनरल सेंस में बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर भी अगर कभी ऐसा हो कि आपको डिफरेंस याद भी रखना हो, तो उसका ना बेसिस पता करो पहले। यहाँ पे तो आपको बेसिस दे रखा है पॉइंट, कि बेसिस दे दिया, फिर आपको दोनों कैटेगरी दे दी। अगर कहीं पे बेसिस नहीं दे रखा हो तो आप बेसिस बनाओ और इसके हिसाब से आप डिफरेंस याद करो। क्योंकि सीए के अंदर इतना सिलेबस है, इतना सिलेबस है, मैं आपको बता दूं जितना यूपीएससी के अंदर भी नहीं है। यूपीएससी के अंदर भी जितना सिलेबस नहीं, उससे ज्यादा सिलेबस अपने सीए का है। यूपीएससी के अंदर आपको चीजें रटनी है थियोरी की, यहाँ पे चीजें समझनी भी पड़ती है और रटनी भी पड़ती है, ठीक है। अपना सिलेबस या अपना कोर्स यूपीएससी से इजी होने का सिर्फ एकमात्र रीजन इतना सही है, तुम इंटर में फेल हो जाओगे, तुम्हें वापस इंटर ही देना है। तुम फाइनल में फेल हो गए, तुम्हें फाइनल ही देना है। 2 ग्रुप है, तुम एक एक करके पास कर सकते हो। तुम किसी पेपर में 60 नंबर लेके आ जाओ, उसके बाद दूसरा पेपर पास कर लो तो चलेगा। इसकी वजह से सीए दूसरे तीसरे नंबर पे आता है। अदरवाइज यूपीएससी से ज्यादा सिलेबस, यूपीएससी के लेवल का सिलेबस टफ इसका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ स्टडी नहीं, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं यूपीएससी का सिलेबस 1200 घंटे में कंप्लीट हो जाती है,
1200 घंटे में यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स प्री और मेंस दोनों की क्लासें कंप्लीट। 1200 घंटे में आपका आपका जो फाउंडेशन की क्लास है ना, वो भी आपकी 400 से 500 घंटे की है, कम से कम बता रहा हूँ। इंटर की क्लास आपके 800-900 घंटे की है। फाइनल की क्लास 2000 प्लस घंटे की है। फिर उनका रिवीजन करना 3 टाइम, जबकि यूपीएससी के अंदर 1200 घंटे की क्लास है। दिन में 24 घंटे तो बेटा कोई नहीं पढ़ पाएगा। अगर तुम 2 साल जी जान लगा के यूपीएससी की भी तैयारी कर लो ईमानदारी से, लेकिन करना क्या पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी। चाहे किसी में भी करो, तुम यूपीएससी करो, सीए करो, कुछ भी करो, अगर तुम सिर्फ किताबी कीड़े पढ़ के पढ़ते पढ़ते जा रहे हो, करते जा रहे हो, कुछ भी नहीं होना है। आपको चीजें सॉर्ट करनी पड़ेगी, फिगर आउट करनी पड़ेगी कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। मैं कहाँ पे पढ़ूं, इतनी बड़ी बुक पढ़ने जाओगे ना, होगी तुम्हारी 11th में फिर टाइम पास, कुछ नहीं होना है। क्योंकि इतनी बड़ी बुक जैसा यहाँ पे है भी कुछ नहीं। मात्र आपकी पूरी बुक ना इतने से पेज में कंप्लीट हो जानी चाहिए 11th की। ये भी मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वगैरह सब इंक्लूड करके बता रहा हूँ। उस लेवल पे आपको चीजें करनी पड़ेगी। तो ये भी पॉइंट आया तो मुझे याद आएगा कि तुम्हारे थ्योरी और प्रैक्टिकल जब तुम करोगे तो उनका मेमोरी टेक्निक बनाओ, उनका बेसिस पता करो, बेसिस निकालो। बेसिस निकाल के अपनी खुद की स्टडी करो, अपने खुद के नोट्स बनाओ उसमें, तब काम करने का मजा आएगा। हम नोट्स दे रहे हैं, अगर किसी टीचर ने मेहनत करके आपको दिया तो वेल एंड गुड, वो काम चल रहा है। अगर कहीं पे आपको दिक्कत आ रही है तो आप खुद के वहां पे मेहनत करो। क्योंकि आपको देखो, अगर कहीं पे नोट्स बनाने जाओगे, हो सकता है बाकी ने वो चैप्टर 4 घंटे में कर लिया, आपको 9-10 घंटे करने में लगाओ। लेकिन जब दूसरी बार रिवीजन करोगे ना, तो चैप्टर ऐसा हो जाएगा कि दूसरे वाले को जहाँ 4 घंटे से 3 घंटे लगेंगे, तुम उसको आधे घंटे में फ्री कर दोगे। नोट्स तुम्हारे खुद के रहेंगे, तुम्हारे हिसाब से रहेंगे। तो ये चीजों का ध्यान रखना। इसके बाद हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो मेन पॉइंट अपना यही है और इसके बाद में कुछ भी नहीं है। अपने को सिंगल एंट्री सिस्टम से प्रॉफिट और लॉस पता करना है। कैसे पता करेंगे वो अपन सीखेंगे यहाँ पे। दो तरीके, एक है कन्वर्जन मेथड और एक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट बना के, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के, अकाउंट नहीं। ठीक है। अब कन्वर्जन मेथड के अंदर क्या होता है, आउट ऑफ सिलेबस है, पर क्या होगा, सारी जो सिंगल एंट्री की अकाउंटिंग है ना, उसको अपन डबल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट क्योंकि देखो ट्रांजेक्शन तो मिल ही जाएगा। अब उधर जो भी आपके पास मिलेगा बही खाता, उसमें ट्रांजेक्शन कहाँ पे लिखा, उससे आपको एक साइड तो पता चली गई उसकी, कि डेबिट में लिखा है तो वो पैसा आ रहा है, क्रेडिट में लिखा है तो पैसा जा रहा है, उधार का पैसा इधर लिखते हैं और रोकड़ में मिला वो यहाँ पे लिखते हैं। तो सब जनरल एंट्री तो कर लोगे, तो वो हो गया पूरा कन्वर्जन मेथड। तो बहुत लेंदी सिस्टम है और वो अपने सिलेबस में भी नहीं है, तो सबसे बढ़िया। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी बैलेंस शीट, ये सारी चीजों कुछ कुछ पॉइंट दे रखे रहेंगे। इससे आपको पता करना है कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। क्योंकि देखो यहाँ पे हेडिंग भी क्या डाली, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। यानी यहाँ पे सिर्फ अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस का पता करेंगे और कुछ भी पता नहीं करेंगे। और मेन काम बिजनेस का ये प्रॉफिट और लॉस निकालना और फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। तो फाइनेंशियल पोजीशन में तो फिर भी क्या ना कि एक बार के लिए पता कर लोगे कि यार हमारे पास ये एसेट है, ये लाइबिलिटी, इतने लोग पैसे मांगते, ये करते, जनरली मिल जाता है सिंगल एंट्री में भी। क्यों, उधार में माल आते हो वो भी लिखते हो, कितना मांगते हो वो भी आपके पास रहता है, स्टॉक कितना वो भी आपको पता रहता है, और इतना बड़ा बिजनेस भी नहीं रहता है, थोड़ा 19-20 रहता है वो भी चल जाता है, अदर्स में डाल के कर दो। ठीक है। मेन बात है प्रॉफिट निकालना, तो वो कैसे निकालेंगे वो अपन यहाँ पे समझेंगे। डन। तो अब अपन इस चैप्टर को प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे और आज ही अपन इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने अकाउंटिंग इक्वेशन एक पढ़ी थी, और अकाउंटिंग इक्वेशन थी अपनी कैपिटल तो देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर एक तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन में भी काम आ सकती है, तो अपन इसको साथ में लिखते हुए चलेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। यानी अगर अपन बैलेंस शीट की बात करें तो अपन ने बैलेंस शीट में देखा था, बैलेंस शीट की दो साइड रहती है, एक रहती है लाइबिलिटी साइड और एक रहती है एसेट साइड। ठीक है। एसेट के अंदर जो भी लिखी जाती है ना, सारी की सारी एसेट ही रहेगी, लेकिन लाइबिलिटी वापस आपकी दो तरीके की हो जाती है। देखो एसेट आपकी करंट हो, नॉन करंट हो, फिक्टिशियस हो, वो सारी आपके लिए एसेट ही है, एसेट इज एसेट। लेकिन लाइबिलिटी दो तरीके की होगी, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल आपको पे नहीं करनी है, एक्सटर्नल आपको पे करनी रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास लाइबिलिटी वापस से दो आ गई, एक इंटरनल, इंटरनल को अपन जानते हैं कैपिटल के नाम से, और एक्सटर्नल को अपन जानते हैं लाइबिलिटीज के नाम से।
तो यहाँ की जो टोटल आएगी वो दोनों साइड की टोटल बराबर होनी चाहिए एक दूसरे के। और एसेट साइड में सिर्फ एसेट आता है, यहीं से अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन बनी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। यानी यहाँ पे एसेट है और यहाँ पे कैपिटल प्लस लाइबिलिटी दोनों चीजें हैं, और बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि अपन ने डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया है। अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होती है, यानी आपने कहीं ना कहीं पे गड़बड़ करी है। और एक मीम भी आपने सुना होगा या सुन लोगे कि बैलेंस शीट मैच होने की खुशी कॉमर्स वाले से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। और एक लेवल ऐसा आएगा जब तुम जर्नल लेजर सब चीजें बनाते हो, तुम्हें बैलेंस शीट तक पहुंचना पड़ेगा। और जब तुम्हारी बैलेंस शीट मैच हो गई तो तुम्हें खुश होगी, अच्छा इतनी सारी मेहनत वसूल हो गई। और बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो तुम सर पकड़ के अब अपने गलती कहाँ करी। अब पूरी चीजें देखनी, जर्नल की वापस एक एक एंट्री देखो, फिर उसकी लेजर पोस्टिंग देखो, फिर उसकी टोटल देखो, फिर ट्रायल बैलेंस में आओ, फिर ट्रेडिंग, फिर पी&एल, फिर बैलेंस शीट। हो जाएगा इजी, कोई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर एक भी गलती ऊपर से नीचे कहीं पे भी गड़बड़ हुई तो काम खराब। इसलिए अपन बीच में एक बार चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं कि प्राइमा फेस से अपने को पता चल जाए कि अपन ने कोई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तो नहीं करी है, और करी है तो उस एरर को अपन रेक्टिफाई कर पाए। और उसके लिए अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो वो करने के बाद अपन ट्रायल बैलेंस पे एक बार आधा पोर्शन चेक कर लेंगे कि अपना जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस तो प्रॉपर आया है। अगर वो प्रॉपर आया है तो फिर अपनी गलती रहेगी ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर। कई बार क्या होता है, अपन अकाउंटिंग तो सही करें लेकिन टोटल मैच करते टाइम अपन तीसरी चौथी के बच्चे बन जाते हैं। और वो पता है कौन कौन बना है, श्री भी बनी एक दो बार, हित भी लगभग सारी बन चुके हैं। तो वो गलती अगर अपनी आती है तो उसकी वजह से अपने को ट्रायल बैलेंस में पता चल जाए तो ट्रायल बैलेंस अपन चीजें सुधार लें। नहीं तो फिर बैलेंस शीट बनने के बाद वापस से जाना तो दिक्कत हो जाएगी। डन। तो ये तो थी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। देन अपने इसमें आता है, अब देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन जो बनी है इससे से खूब सारी चीजें यहाँ पे बन जाएगी। अब आपको बोले कि आपको बिजनेस में कैपिटल पता करना है, तो बिजनेस में कैपिटल यानी ये वाला पोर्शन जो है, ये तो आपकी कैपिटल है, ये आपकी लाइबिलिटी है। ये आपके एसेट है, देखो सब बराबर है, ये एसेट के इक्विवेलेंट हो गया कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। डन। अब हुआ क्या, ये तो अपन इक्वेशन बना दी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब आपको निकालना है कैपिटल, सिर्फ कैपिटल का पता करना है। तो कैपिटल कैसे पता करोगे, तो एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल है। तो अपन क्या करेंगे, एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगी। डन। अब इस बैलेंस शीट से अपने को क्या चीज निकालनी रहेगी, कैपिटल। अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे आपको देखो फाइनल अकाउंट में क्या करना है, आप एक पानीपुरी वाले के पास गए या पानीपुरी वाला आपके पास आया और बोला सर मैंने इतना बड़ा बिजनेस किया, इतना बड़ा बिजनेस किया कि मैं खुद पागल हो गया कि मेरे को अकाउंटिंग कैसे करनी है, और मैंने कितना प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने उसको मेरे पास बिठाया और मैंने बोला एक बात बता तेरे पास क्या क्या है। तो उसने मेरे को बताया मेरे पास पानीपुरी का ठेला है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास घर है, बंगला है, मकान है और सब कुछ है, ठीक है। और एक युवराज भी है जो मैंने मार्केट से खरीदा है, ठीक है। तो इस तरीके से वो तुझे लग रहा है, लिमिटेड एडिशन भी बिकता है मार्केट में। तुम्हें पता है अभी एक BE6 की कार है ये महिंद्रा की, उसका एक बैटमैन एडिशन आया है, वो लिमिटेड एडिशन है और वो भी 100 लोगों के पास ही बिक रहा है। तो लिमिटेड एडिशन भी बिकते हैं, ठीक है युवराज। तो उसने जब मेरे को बताया कि मेरे पास ये चीजें हैं, तो उसने मेरे को क्या बताया कि मेरे पास कार है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास घर है, मेरे पास पानीपुरी का ठेला है और मेरे पास इन्वेस्टमेंट है। मैंने बोला ये तो तेरे पास है, तेरे से मांगते क्या क्या है। बोला सर कार की EMI चल रही है, घर की EMI चल रही है और जो इन्वेस्टमेंट किया वो मेरा लोन चल रहा है। लेकिन बोला सर सबसे थोड़ा थोड़ा ले रखा है, मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, पैसा ज्यादा है। मैंने बोला बता। तो बोला सर कार है मेरे पास 1,05,00,000 की। मैंने बोला इतनी कार? बोला सर 10-15 ठेले चलते हैं अलग अलग, तो बहुत पैसा कमाया। क्या है? चल रही यार अपन 15 लाख ही मान लेते बस,
15 लाख रुपए की कार है। बेटा तुम्हें अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया और फिर तुम अगर आए कि ये समझ में नहीं आ रहा, फिर मैंने देखा उसके पास बाइक रॉयल इनफील्ड क्लासिक, ठीक है, कितने रुपए की आती है कैसे हो, 1.5 लाख रुपए की, तो 2.5 लाख रुपए की उसके पास बाइक है। मैंने बोला बाइक से क्या करता, बोला सर पानी पूरी का ठेला पीछे बांध के लेके आता हूँ, ठीक है। फिर मैंने बोला तुम्हारे पास बिल्डिंग है, बोला हाँ सर 25 लाख रुपए की बिल्डिंग है। फिर मैंने पानी पूरी के ठेले, बोला सर 15-20 ठेले हैं, 10 लाख रुपए उनकी कीमत हो गई। फिर मैंने बोला इन्वेस्टमेंट, बोला सर 1.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है मेरा। बोला सर ये लोगों को कम दिखाता हूँ, इन्वेस्टमेंट अच्छा कर रखा है मैंने। फिर बोला कार पे लोन कितना, बोला सर 10 लाख रुपए का लोन कार पे बाकी है। बिल्डिंग पे 10 लाख रुपए का लोन बाकी है। लोन कितना ले रखा है, बोला सर 50 लाख रुपए का लोन ले रखा है, ठीक है। मैंने बोला क्या दिक्कत है, बोला सर मैं मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। क्या बोला, तुम तीनों पिट जाओगे मेरे हाथों से। यार क्या पागल हो रहे हो क्या, एक एक अलग अलग से बोलना पड़े बार बार। अरे तो क्या क्वेश्चन कर रहे हो, आए क्यों, फिर आज छुट्टी कर लेते हैं। तुम एक काम करो चले जाओ, फिर मैं समझा दूंगा बाकी बच्चों को। मतलब बार बार, मतलब तीसरी क्लास के बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो। तुम आए क्यों क्लास ये बताओ ना, या तो तुम पढ़ा लो यहाँ पे आके। हाँ जाओ पीछे जाओ, जिसको नहीं पढ़ना है पीछे जाओ। मेरी क्लास में 3 बच्चे बैठो, मैं उनको भी पढ़ा दूंगा। एक बच्चा आएगा उसको भी पढ़ा दूंगा मैं। मतलब खुद को भी नहीं पढ़ना, खुद पढ़ के आगे, मतलब मैं बता ही जा रहा हूँ, पे पे बीच में चल रही है तुम्हारी। नहीं मैं पागल हूँ यहाँ पे जो इतनी मेहनत करके तुम्हें एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ। मुझे अगर करना है मैं फॉर्मूले करके 2 मिनट में खत्म कर दूंगा चैप्टर। तुम्हारा अकाउंट का सिलेबस मैं 50 दिन में खत्म कर सकता हूँ पूरा, 1 घंटे की क्लास लेके, कोई बड़ी बात नहीं है। सी इंटर का सिलेबस 100 दिन में खत्म कर रखा है मैंने। तो ये तुम्हारी 11th है कि भाई बच्चों को पढ़ाए 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 बात किए जा रहे हो। ज्यादा पढ़े आगे तुम्हें दो 2-4 क्वेश्चन, अभी फेल जाओगे यहीं पे। पूरा दिमाग खराब, मतलब मैं क्या चीजें समझाना चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, मतलब बीच में परेशान किए जाना। सर चढ़ाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम बस कुछ भी करते जाएंगे क्लास में। डीट हो रहा है बिल्कुल, मारने से भी फर्क नहीं पड़ रहा, बोलने से भी फर्क नहीं पड़ रहा। फोन किस किस के पास है यहाँ पे, रखो वहां पे उठ के फोन। जिसको पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना क्लास छोड़ के निकल जाओ, चू नहीं करूंगा किसी को। और एक भी बच्चा बैठेगा मेरी क्लास में मैं उसको भी पढ़ाऊंगा। और पहले बता चुका हूँ, पढ़ाने के लिए मेरे को वो जरूरत नहीं है कि तुम कुछ और समझो कि मैं पढ़ाने के लिए क्यों आ रहा हूँ यहाँ पे। कोई मेरे को पैसों की वो दिक्कत नहीं कि इसलिए पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ मैं। काम चल रहे हैं मेरे 4 साइड में और भी। पढ़ लो तो ठीक है, नहीं 2 मिनट लगेंगे मुझे जाते हुए छोड़ के। तो बच्चे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, बच्चे तो सर बैठ के तांडव करेंगे सर, हम तो हद हो गई। टोटल लगाओ इसकी। ठीक है लग गई। कैलकुलेटर जिसके भी चल रहे हैं ना, पहले कैलकुलेटर हटाओ। मतलब बहुत बढ़िया तुम्हारे, धन्य हो तुम। तुम्हारी कैलकुलेटर तो मेरी क्लास में अलग, तुम्हारा फाउंडेशन का मैं अलग से करूंगा, तुम कैलकुलेटर हटा ही देना, कल किसी का कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए क्लास में। शुरू है कट 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 कट। ये तुम्हारी बैलेंस शीट में हमने एसेट साइड की टोटल लगाई है 2,02,05,50,000 रुपए, ठीक है। और एसेट साइड की, लाइबिलिटी साइड में टोटल आ गई अपनी 70 लाख। अब वो मेरे पास आया, बोला सर बहुत काम किया, बहुत पैसा बनाया, लेकिन आज तक ये समझ नहीं आया कितना पैसा कमाया मैंने। आज तक ये समझ में नहीं आया कितना पैसा कमाया। तो मैंने बोला क्या चाहते हो मेरे से, बोला सर इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा, मैं चाहता हूँ मेरी इनकम प्रॉपर रिपोर्ट करो आप। तो मैंने सारी चीजें देखी, फिर उसको प्रॉफिट वो एसेट नहीं कर पा रहा था। बोला सर, मैंने बोला सेल कितनी है, बोला सर सेल तो अपनी 1 से 2 करोड़ रुपए हो जाती है। तो मैंने बोला अगर 2 करोड़ रुपए पे तुम्हारा प्रॉफिट आना चाहिए मिनिमम, नहीं करते 16 से 17 लाख रुपए, और 17 लाख रुपए यानी तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। बोला सर 16-17 लाख तो मैंने कमाया ही नहीं है। भले मेरा 2 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन मैं जिन लोगों को रेंट पे रखता हूँ, 20 जो मेरे ठेले चलते हैं 10-15, उन लोगों को मैं सैलरी भी देता हूँ,
उन लोगों को रहना खाना भी प्रोवाइड करवाता हूँ। कई जगह पे ऐसे ठेले हैं जहाँ पे मेरे को रेंट वगैरह भी देना पड़ता है, यानी मैं 10-15 लाख रुपए तो कमा ही नहीं पाता। नेट मेरी जो इनकम आती है 10 लाख रुपए मैं मुश्किल से साल का कमाता हूँ। तो मुझे उनकी बात समझ में आई, तो मैंने बोला फिर आपके अकाउंट की करनी पड़ेगी ऑडिट। इनकम टैक्स में अलग अलग सेक्शन होती है कि आप 8% इनकम डिक्लेयर कर दोगे 1-2 करोड़ 5 करोड़ तक अलग अलग कंडीशन के साथ में, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। लेकिन अगर आपको उससे भी कम प्रॉफिट आ रहा है तो आपको एक सीए से अपने अकाउंट सर्टिफाई करवाने पड़ेंगे। तो मेरे पास आया, बोला सर इतना प्रॉफिट कमाते नहीं, मैं कैसे इतना प्रॉफिट करूं? तो मैंने बोला तेरे बुक्स लेके आ, वो भी लेके आया इनकम्प्लीट। तो फिर मैंने उसकी बैलेंस शीट बनवाई और पता चला कि उसकी जो कैपिटल आ रही है वो कैपिटल कितनी आ रही है, इसकी डिफरेंस 13250, यानी ये इसकी कैपिटल आ रही है और ये कैपिटल आ रही है कैसी, क्लोजिंग कैपिटल। तो मैंने बोला भाई देख, तेरे बिजनेस में तेरा खुद का जो पैसा है ना आज तक वो 1,32,50,000 रुपए लगा हुआ है, तो ये तेरा प्रॉफिट है या क्या है? बोला सर मैं पिछले 25 सालों से ये काम कर रहा हूँ, मेरे पापा भी यही कर रहे थे, मैं भी यही कर रहा हूँ, और जो पैसा आता है हमारी जरूरत के हिसाब से निकालते हैं, बाकी का इसी में मल्टीपल होते जाता है। तो इसका मतलब ये कैपिटल में जो पूरा पैसा है वो 25 सालों का इकट्ठा होके आया है, पूरे सालों का इकट्ठा होके आया है। तो फिर क्या किया उसने, बोला सर मैं ना 4-5 साल पहले रिटर्न भरवाता था, तब गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, तो मेरा काम चल रहा था उस टाइम, मेरी कैपिटल जो थी वो मेरी कैपिटल थी 50 लाख रुपए, और अभी मेरा बिजनेस बढ़ते चला गया। तो फिर मैंने इसका 6ठे साल 7वें साल 8वें साल 9वें साल 10वें साल या फिर जो भी 16 17 18, तो मैंने कैसे करके इसकी ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे पता कर ली। आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, आपको ओपनिंग कैपिटल पता रहेगी, क्लोजिंग कैपिटल पता रहेगी। तो ये मैंने जो निकाली ये कैसी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल। किसी को डाउट है कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे आई है? लेकिन क्लोजिंग कैपिटल का मतलब, जैसे देखो मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, आज हमने जो टैक्स ऑफर बनाया है, हमने मान लो कि आज उसके अंदर 50,000 रुपए डाले, उसके अकाउंट में 50,000 डाला। हमने जब बिजनेस किया और जैसे बिजनेस ग्रो किया और हमने इस साल पिछले साल हमने 50,000 रुपए और कमा लिए, हमने 50,000 और कमा लिए, तो प्रॉफिट आके हमने कुछ भी विड्रॉल नहीं किया, बिजनेस में पैसा कितना हो गया, 1 लाख रुपए पहले साल में। फिर दूसरे साल में बिजनेस और अच्छा ग्रो किया और हमने 2 लाख रुपए कमा लिए दूसरे साल में। हमें अभी भी पैसे विड्रॉल नहीं करने पड़े क्योंकि हमारा साइड में काम चल रहा है, उससे हमारे खर्चे चल रहे हैं, कभी जरूरत नहीं पड़ी हम बिजनेस से पैसा निकालें। ये मेरा दूसरा साल। फिर तीसरे साल में मैंने जाके देखा तो मेरे को प्रॉफिट हो गया इसमें, तो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो गया 5 लाख रुपए का, तो मेरा बैलेंस हो गया कितना, 8 लाख। फिर जैसे मैं चौथे साल में पहुंचा तो मेरा प्रॉफिट हो गया 12 लाख रुपए, तो मेरा बैलेंस हो गया 20 लाख। फिर जैसे मैं पांचवें साल में पहुंचा मेरा प्रॉफिट हो गया 30 लाख रुपए और मेरा बैलेंस हो गया 50 लाख। अब मेरे को यह पता करना है किसी साल में कि मेरा प्रॉफिट कितना है। अब जैसे पांचवा साल आया और इसी साल में मेरे घर में कुछ काम आ गया और मुझे यहां से 30 लाख रुपए विड्रॉल करने पड़ गए, तो मेरा बैलेंस कितना बचा, 20 लाख। और जो 6th ईयर है, 6th ईयर में मैंने क्या किया, और पैसा कमा लिया 40 लाख रुपए, तो मेरा बैलेंस कितना हो गया, 60 लाख। फिर 7वें साल में क्या हो गया कि शादी हो गई और दहेज का पैसा मिला और वो मैंने यहाँ पे डाल दिया 40 लाख रुपए। एग्जाम्पल है ना, हाइपोथेटिकली ना, कुछ उस पर जाना मत, ऐसा कुछ नहीं है। तो बैलेंस हो गया 1 CR। अब मेरे को पता करना है कि मेरा प्रॉफिट क्या है कोई साल का। शादी के अंदर जब आप स्टेज पे होते हैं या कोई भी काम होता है तो खूब सारा पैसा आपको रिलेटिव वगैरह देते हैं और वो पैसा टैक्स फ्री होता है, बाकी सारा पैसा टैक्सेबल रहेगा। तो आपके पास जितना भी पैसा आता है ना, तो शादी के टाइम में चाहे आपको आ रहा 10 लाख या 20 लाख है, वहां पर आप 50 लाख रुपए दिखा भी दोगे ना कि मैंने 50 लाख आया, तो आपका ब्लैक से व्हाइट हो जाता है वहां पे पैसा। ये एक टैक्स प्लानिंग है, टैक्स प्लानिंग, उसको टैक्स इवेजन बोलते हैं वैसे। लेकिन अगर इनकम टैक्स वालों को कुछ गड़बड़ लगी तो वो कहेंगे काम करो मैं 50 लाख का हिसाब दो, तो एक अलग बात है। बट जनरली उसका भी सॉल्यूशन निकल ही जाता है कुछ ना कुछ। समझ में आ गया पॉइंट? तो वो 40 लाख रुपए मान लो कि शादी के अंदर जो आने जाने वाले इधर उधर से करके 40 लाख हमारे को, कि भाई 40 लाख ये मिल गए, ये भी हमने यहाँ पे डाल दिए, कि इनकम टैक्स वालों को नोटिस आएगा, यार तुम्हारे पास 60 लाख रुपए तो है पहले से, तुमने कुछ विड्रॉल नहीं किया, तुमने 40 लाख रुपए और कहाँ से इंजेक्ट किए यहाँ पे फंड, तो उनका नोटिस आएगा 40 लाख कहाँ से आया। तो मैंने बोला सर मेरी शादी हो गई थी, शादी हो गई थी तो कुछ पैसा वैसे वैसे आया तो मैंने यहाँ पे ऑफर कर दिया। फिर वो कुछ भी नहीं करेंगे, चुपचाप से वापस बैठ जाएंगे। समझ में आ गया? अब अब यहाँ पे पता करना है मेरा प्रॉफिट क्या हुआ कैसा हुआ, और मेरे पास क्या हुआ कि इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग, यानी ये सारी अकाउंटिंग मैंने कर ही नहीं रखी है, यानी ये कुछ अकाउंटिंग मैंने कर ही नहीं रखी है। अरे क्या पूछेंगे वो अपने से, 4 बार पूछेंगे आने से, 4 बार वो सोचेंगे कि किससे पूछ रहे हैं हम।
मतलब छोड़ो, उसकी भी अलग कहानी है, कभी करेंगे बात इस पे आते पहले। अब मेरे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, पुराना वाला सब है ही नहीं, क्योंकि अकाउंट प्रॉपर मेंटेन ही नहीं कर रहे। तो अब आपको देखना है मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, मेरे पास क्लोजिंग कितना था, मैंने कितना पैसा इंट्रोड्यूस कराया, कितना विड्रॉल किया, समझे? जैसे क्या हुआ, ये ऊपर वाली सिचुएशन समझ में आई। अब अपन दूसरी सिचुएशन लेते हैं कि मेरे पास ये जो पर्सन था पानीपुरी वाला, इसी की सिचुएशन पे अपन चलते हैं। ये बोला कि सर ये जो साल शुरू हुआ था ना, इस साल में मेरे पास साल के शुरू में 1 करोड़ 20 लाख रुपए थे, 1 करोड़ 20 लाख रुपए थे, ठीक है। फिर सर मेरे बेटी हुई और 5 लाख रुपए का खर्चा हो गया, तो मैंने बिजनेस से विड्रॉल कर लिया। तो मैंने बोला चलो ठीक है, बिजनेस से तुमने 5 लाख रुपए विड्रॉल कर लिया। फिर बोला सर वो जो नावन क्या बोलते हैं उसको, पूजा वूजा जो भी होती है, जो भी करते हैं मतलब, तो बोला सर उस टाइम ना वापस से पैसे आ गए, तो मैंने 15 लाख रुपए बिजनेस में और डाल दिए। तो 15 लाख रुपए बिजनेस के अंदर और डाल दिया। फिर बोला सर क्या हुआ कि हमने एक घर खरीदा और उसके लिए हमें पैसे की जरूरत थी, या कार खरीदी, तो हमने 2 लाख रुपए और बिजनेस से विड्रॉल कर लिए, ठीक है। और आज की तारीख में जो हमारी कैपिटल बिजनेस में वो है 1 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपए। जब मैंने बैलेंस शीट बने इसकी क्लोजिंग, तो पता चला कि इसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है, 1 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपए लिखा हुआ है यहाँ पे। और जब मैंने देखा तो पता चला कि साल के शुरू में 1 करोड़ 20 लाख उसकी कैपिटल थी, 5 लाख उसने विड्रॉल किया, 15 लाख फिर से इंजेक्ट किया फंड, और 2 लाख रुपए फिर से विड्रॉल किया। तो इसका मतलब उसने 1 करोड़ 20 लाख में से 5 निकाले तो बचे 1 15, फिर 15 तो 1 30, और 2 गया तो 1 लाख 28 हजार रुपए। 1 करोड़ 28 लाख रुपए उसके बिजनेस में उसकी कैपिटल है, और वो कैपिटल बढ़ के बता कितनी रही है, 1 करोड़ 32 लाख 50 हजार। दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। ये पैसा बढ़ा क्यों है, प्रॉफिट की वजह से तो बढ़ा है। ये पैसा बढ़ा क्यों, प्रॉफिट की वजह से। कैलकुलेट क्यों नहीं कर पा रहे, अकाउंट नहीं है उसके, P&L नहीं है, तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे, समझ में आया? इस तरीके से कैलकुलेट किया तो अपने को पता चला कि देख यार तेरा टर्नओवर तो 2 करोड़ रुपए का है, तेरा प्रॉफिट ये आ रहा है, अब बता इसके बीच में क्या क्या खर्चे हुए हैं। तो कहेगा सर देखो 10 लोग काम कर रहे हैं और हर एक पर्सन को मैं महीने का 20 हजार रुपए देता हूँ, और 12 महीने मैंने उनको पेमेंट किया है, तो इसके हिसाब से चला गया। फिर इन सबका रेंट मैं पे करता हूँ, ठीक है। फिर इनका कन्वेंस में देता हूँ, अकोमोडेशन सारी चीजें मैं करता हूँ। रेंट यानी इन ठेले और जगह की रेंट हो गई, ये चीज हो गई। इसके अलावा मैंने इनको कुछ बोनस दे दिया, ये दे दिया वो दे दिया, इसके अलावा मेरी परचेज इतनी हो गई, तो रफली मेरे पास इतना आइडिया अवेलेबल है। तो उसके हिसाब से हम उसका सारा चिट्ठा पूरा तैयार करके कि भाई इसके इतने रुपए की इनकम होनी चाहिए, हमें लगा कितनी होनी चाहिए, हमारे को प्रॉपर एविडेंस मिल गया, हम सेटिस्फाइड है, तो हम उस पर एक रिपोर्ट बना के दे देंगे कि हाँ ये जो बता रहा है वो जेन्युइन है और हमने सर्टिफाई कर लिया है। तो इनकम टैक्स वालों को अगर फिर से कुछ दिक्कत आ गई कि आपने ऐसे कैसे सर्टिफाई कर दिया, तो उस दिन किसको आके पकड़ेंगे, हमें आके पकड़ेंगे। इसलिए हम क्या काम नहीं करेंगे, ऑडिट का काम नहीं करेंगे, सब करेंगे ऑडिट का काम, मैं नहीं करता ऑडिट का। सिर्फ यही रीजन है कि अगर कोई भी दिक्कत हुई तो सीधे डिपार्टमेंट वाले आके कहेंगे चलो साथ में, आपने रिपोर्ट साइन करी थी, कैसे करी थी। मैंने बोला क्या हो गया, बोला उसका बिल ना एक जाली था उसके अंदर, ये जो आपको कह रहा था नहीं इनको मैं 20 हजार दे रहा हूँ, बोला इनको 2-2 हजार रुपए में काम करवाता था, वो 20 हजार डालता था, वापस से पैसे निकाल लेता था। मैंने उनको बोला कॉलर छोड़ो, मैं एश्योरेंस रिपोर्ट दी है मैंने, ऑडिट रिपोर्ट, मतलब इनकम टैक्स वाला आके कॉलर पकड़ेंगे ना, भाई तुमने ऐसी कैसे रिपोर्ट दी, मैं पहले कॉलर छोड़ो, मैंने एश्योरेंस रिपोर्ट दी है, मेरे को जैसा क्लाइंट ने डेटा दिया मैं उसके हिसाब से रिपोर्ट बना के दे दी। मैं इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा मैं। जो आप मुझे कह रहे हो कि इसने 20 लाख का ये फर्जी जाली बिल दिया है, जाके उसको पकड़ो जाली बिल दिया है, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है एज पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई द क्लाइंट। हम सिर्फ उसके बिहाफ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसा डेटा उसने दिया हमने आपका काम कर दिया। तो हमारे पास सीए होने के बाद भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं होती है, कब, जब अपन किसी की ऑडिट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जब हम काम करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, हम इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, हमारे पास क्लाइंट का फोन, फोटो, चैट नंबर, कॉल रिकॉर्डिंग सब चीज अवेलेबल है। और अब अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, अब अगर हमें आके वो पकड़े, तो हम कहेंगे सर हम खुद ही चल रहे साथ में। और वहां से अगर एक भी डेटा लीक हुआ तो ज्यादा कुछ ही नहीं, 3 साल की जेल और डिग्री सस्पेंड, सस्पेंड, खत्म, ब्लैक लिस्ट, कुछ भी काम नहीं मिलेगा। तो
इस तरीके से प्रोसेस काम करती है। मैंने आपको पूरा फ्लो समझाया कि कैसे काम करेंगे, समझ में आ गया। तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको अगर क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो क्लोजिंग कैपिटल में आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले तो आएगा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में आप क्या कर सकते हो ड्यूरिंग द ईयर, या तो कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। अरे भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा सबको? मेरे पास, मुझे अगर क्लोजिंग कैपिटल पता करनी है, मैं प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट कहाँ आएगा कैपिटल में, प्रॉफिट किसका, मालिक का। मालिक बिजनेस में कहाँ पे दिखा रहा है, कैपिटल में, यानी मालिक का पैसा कहाँ पे, कैपिटल में। यानी प्रॉफिट आएगा कहाँ से, पी&एल में, रूट होके जाएगा कहाँ पे, कैपिटल में। अगर मैंने कैपिटल का बैलेंस कर लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। अपन पढ़ भी क्या रहे हैं यहाँ पे, ए सर्टेन प्रॉफिट या डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का पता करना कैसे करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से करेंगे। वो कैसे मिलेंगे अपने को, कुछ रफ डेटा अपन लेंगे, उससे अपन एक बैलेंस शीट बनाएंगे और अपने पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, फिर अपने पास ओपनिंग कैपिटल भी रहेगी। तो जैसे मैंने भी आपको डेटा दिया वैसे आपने क्लोजिंग कैपिटल निकाल दी। अब क्लोजिंग कैपिटल जो आई है वो किस किस तरीके से बनती है, सबसे पहले आपके पास रहेगी ओपनिंग कैपिटल, फिर आप उसके अंदर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यहां से ड्रॉइंग कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके अंदर प्लस और माइनस करोगे, प्रॉफिट और लॉस, बस ये आ गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल। यही कहानी है इस चैप्टर। तो आपको एक इक्वेशन रट लेनी है, समझ में आ रहा है अगर ये तो वेल एंड गुड। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है बार बार समझाने के बाद भी, तो एक ही ऑप्शन है, इक्वेशन रट लो, उसमें वैल्यू पुट करते जाओ, जो वैल्यू निकालनी उसको एक्स मान लो, उसका आंसर आ जाएगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन जो तुमने बोला था, तो देखो क्लोजिंग का फॉर्मूला अगर अपन लिखे क्लोजिंग कैपिटल का, यही सेम ऊपर अपन ने लिखा, इसको अपन इक्वेशन बनाए तो क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस माइनस प्रॉफिट। तुम्हारा वो क्वेश्चन की बोलो क्या क्या दे रखा है वहां पे, क्वेश्चन नंबर 5। 1 अप्रैल 2024 यानी ओपनिंग कैपिटल है। आप जब भी डेट दी जाए तो देखना कौन सी ओपनिंग है कौन सी क्लोजिंग है। अगर वहां वो लिख देता 31 मार्च 2024 तो भी अपन ओपनिंग ही मानते, क्योंकि दूसरा डेटा देखते कि वो क्या दे रखा है। मान लो एक 31 मार्च 24 का है, दूसरा 31 मार्च 25 का दे रखा है, 31 मार्च 2025 और 24, क्योंकि क्लोजिंग वापस ओपनिंग बन जाएगा। दोनों क्लोजिंग दे रखा है, लेकिन पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। क्लियर है सबको? यहां तक डाउट है किसी को अभी तक? समझ में आ रही है चीजें? तो इसने बोले 1 अप्रैल 24 को अपनी ओपनिंग कैपिटल थी 15,200 रुपए। इसके बाद हाँ, यानी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 16,200 रुपए। और क्या दे रखा है? हाँ 900, और ड्राइंग से दे रखी है 4,800, और बस ये दे रखा है। आपको बोला इसके अंदर प्रॉफिट निकालना है, तो देखो सारी चीजें प्लस, ये माइनस वाली सारी चीजें आगे प्लस माइनस, इसको मान लेते हैं अपन एक्स, ठीक है। अब इसको देखो प्लस माइनस करो, 15,200 और 2,000 17,200 माइनस 4,800, 17,200 में से 17 13 12 कितना, 12,400 प्लस माइनस, और इधर आ गया 16,900। तो ये प्लस का फिगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 16,900 माइनस 12,400, तो आपका आंसर आएगा 4,800। अब देखो अगर ये आंसर आपका पॉजिटिव आया है तो क्या होगा, प्लस, नेगेटिव आया है तो लॉस, अरे नेगेटिव आया तो माइनस, पॉजिटिव आया है तो प्रॉफिट और नेगेटिव आया तो लॉस। समझ में आ गया? अगर एक इक्वेशन भी याद रखोगे काम चल जाएगा। अब कई बार ना आपको उल्टा चलना है, जैसे देखो जैसे देखो इसी, एक बार इधर ध्यान दे लो फिर लिख लेना सब जने। अगर यहीं पे आपको बोल दे कि आपको रिवर्स फॉर्मूला बनाना है, ओपनिंग कैपिटल पता करनी है, तो ओपनिंग कैपिटल यहीं पे है, इसका मतलब
क्लोजिंग कैपिटल इधर की साइड आ गई, तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा एडिशनल कैपिटल, ये प्लस माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस तो वैसे का वैसे ही रहेगा। समझ में आ गया? पर ये वाली इक्वेशन ज्यादा प्रिफरेबल रहेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अपन एक ही इक्वेशन से चले तो ज्यादा बेटर रहेगा। डन? कोई दिक्कत यहां तक? मैं एक बार देख लो तो इसके अलावा कुछ और कंसेप्ट है क्या तुम्हारी बुक में? देखो इन्होंने ना तुम्हें अलग अलग फॉर्मूला दे दिया, कैपिटल के लिए फॉर्मूला दे दिया टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी, मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं। ठीक है, ये चीज मैं हटा दे रहा हूँ थोड़ी सी यहाँ से, अननेसेसरी चीजें हटा रहा हूँ, अननेसेसरी ना जो तुम्हें नहीं लिखनी है। देखो ये वाला एग्जाम्पल मैं पूरे हटा रहा हूँ, या रखना है? चलो रहने दो। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया, ये फिर से इन्होंने अलग से दे रखा, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। ये आपको अलग से फॉर्मूला दे रखा बुक में, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, जो अकाउंटिंग इक्वेशन अपना ऑलरेडी बन रहा है। देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूले बार बार घुमा के दे रहा है, मैंने आपको एक ही फॉर्मूला लिखवाया। क्यों लिखवाया? क्योंकि उसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बन रहे हैं। जैसे इन्होंने इसके बाद में दे दिया प्रॉफिट का फॉर्मूला, यानी देखो अगर ये वाली इक्वेशन और इससे आपको बोले प्रॉफिट का फॉर्मूला बनाना है, तो क्या आप नहीं बना पाओगे प्रॉफिट? तो देखो प्रॉफिट यहीं पे है, तो ओपनिंग कैपिटल, सुनो एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो मैंने तुम्हें क्लोजिंग वाली इक्वेशन बनाई है ना, हमेशा सारी इक्वेशन जो भी बनाओ कोई भी इसी इक्वेशन से बनाना, क्लोजिंग कैपिटल वाली से। पता है क्यों? क्योंकि देखो पेन डाउन सब जन इधर देखना, अपन ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बनाया। देखो फॉर्मूला बनता कैसे है, तुम्हारी मैथ्स मुझे एक्सपेक्टेड है कि ज्यादा अच्छी नहीं है, ज्यादा अच्छी नहीं है। बेटा अभी देखो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, मुझे ओपनिंग कैपिटल की इक्वेशन बनानी थी, तो पहले ना ये इक्वेशन बनाने के लिए मैं इस चीज को यहां पे रखूंगा, और ये वाली चीज यहां पे रख दी। मुझे फॉर्मूला बनाना है किसका? ओपनिंग कैपिटल का। तो मैंने यहाँ पे सारे आइटम उधर भेज देने, तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल, देखो मैंने कुछ नहीं किया, वही इक्वेशन है बस अलग तरीके से लिखा है। तो ये माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग, लेकिन देखो यहाँ पे जो प्लस माइनस लिखा है ना, ये प्लस प्रॉफिट के लिए और माइनस लॉस के लिए है। लेकिन अब अगर अपन करेंगे तो ये किसके लिए हो जाएगा? माइनस और प्लस करेंगे, प्रॉफिट और लॉस के लिए, यानी माइनस में प्रॉफिट आएगा और प्लस में लॉस आएगा, क्योंकि अपनी इक्वेशन चेंज हो चुकी है। इसलिए मैंने बोला कि आपको सारी चीजें क्या करना है, ओरिजिनल जो इक्वेशन है आपकी क्लोजिंग वाली उसी से ही करना है। अब आपको प्रॉफिट की इक्वेशन बनानी है, एक बार के लिए समझना गलती कहां पे हुई है। आपको इससे अगर प्रॉफिट की इक्वेशन बनानी है, आप क्या बनाओगे? प्रॉफिट को यहीं रख दोगे, तो इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल, ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल, ये माइनस में एडिशनल कैपिटल, और ये प्लस में चला जाएगा ड्रॉइंग, और प्रॉफिट अपना यहीं पे रह गया। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन से जाऊं प्रॉफिट की इक्वेशन बनाने के लिए, तो इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल, ये प्लस का तो माइनस में आ जाना चाहिए क्लोजिंग कैपिटल, लेकिन देखो यहाँ पे फॉर्मूला गलत जा रहा है, ये प्लस हो जाना चाहिए एडिशनल कैपिटल, ये माइनस हो जाना चाहिए ड्रॉइंग, लेकिन देखो फॉर्मूला पूरा ही गलत जा रहा है। ये देखो समझ में आ रहा है क्यों जा रहा है? क्योंकि वहां पे प्रॉफिट ऑलरेडी किसमें? माइनस में, और अपन प्लस माइनस का साथ में लेके चल रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए जो ओरिजिनल मैंने इक्वेशन लिखवाई है उसी से आपको सारी इक्वेशन बनानी है। मैं चाहूं तो आपको एक एक इक्वेशन बनवा भी दूं, लिखवा भी दूं, बट मैं चाह रहा हूं तुम्हें अंडरस्टैंडिंग मिले चीजों की,
और तुम छोटी छोटी गलतियां ना करो, इसलिए इतना डेप्थ में जा रहे हैं। नहीं तुम्हें सीधा इक्वेशन लिखवाने में सीधा लिखवा के काम खत्म हो जाता, पर फिर तुम्हें 4 इक्वेशन रटनी पड़ती। इससे अच्छा एक इक्वेशन समझ लो, सारी इक्वेशन बना लो, डन। तो आपकी बुक ने क्या किया, इन्होंने प्रॉफिट के लिए अलग से इक्वेशन बनी है, कैपिटल एट एंड ऑफ द ईयर प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस कैपिटल एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी ये वाली इक्वेशन। समझ में आ गया? तो आपको ओरिजिनल एक ही इक्वेशन रखनी है, उसी से सारी इक्वेशन बनानी है, और कुछ भी नहीं करना। अब देखो आपको इन्होंने डिफरेंस लिखवा रखे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट के बीच। मैं एक बार सबको हटा दूं, ये कचरा कुछ काम का नहीं है। नहीं तुम इससे कंफ्यूज हो जाओगे इसीलिए। तो देखो अपन ना इसी इक्वेशन से ना दूसरी प्रॉफिट वाली इक्वेशन में आपको लिखवा देता हूं। अरे आजकल बहुत वो होता है ना ब्लास्ट वगैरह, तो मुझे लगा एकदम से वो फट के इधर मुंह पे आ जाए। क्या हो गया? बेटा ये हरकतें मत किया करो, ऐसी बातें, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिशा में आज देश जा रहा है ना, बहुत खतरनाक सिचुएशन हो रही है, पता है तुम्हें? जिस दिशा में देश जा रहा है और गवर्नमेंट जिस साइड लेके जा रही है, अच्छी दिशा में नहीं, सबको भ्रमित किया जा रहा है। तुम्हारे को मिलने वाला एक भी डेटा ओरिजिनल नहीं है। तुम्हें मिलने वाला एक भी डेटा ओरिजिनल नहीं है आज की तारीख में, तुम किसी भी न्यूज पे भरोसा नहीं कर सकते। तुमने अगर सुना होगा या अगर ऑब्जर्व किया होगा, साइलेंट अटैक कोविड के बाद में बहुत ज्यादा आने लग गए, और छोटी उम्र में भी आने लग गए। आई एम नॉट श्योर, बट जितना मैंने सुना और जितना इंटरनल सोर्सेज से पता चला, क्योंकि हम ऑडिट में भी रहते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसे भी पता रहती है जो हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। पहले रिकॉर्डिंग बंद करना था। चलो आ जाओ, बस हो गया, हो गया, इधर आ जाओ। अब अपने को निकालनी है प्रॉफिट की इक्वेशन। अब देखो प्रॉफिट की इक्वेशन कैसे निकलेगी, सिर्फ ओरिजिनल इक्वेशन से ही निकालनी है अपने को। मैंने क्या किया, उसी इक्वेशन को प्लस के इधर और उधर एक्सचेंज किया, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं किया, यानी क्लोजिंग कैपिटल की एक ही इक्वेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये मैंने आपको इसलिए करके बताया क्योंकि कुछ लोग डायरेक्ट भी कर लेते हैं, अच्छी बात है। कुछ को समझ नहीं आता कि ये इधर ऐसे क्या आया वैसे क्या आया क्यों आया, तो इसकी वजह से आता है क्योंकि इक्वल की दोनों साइड, इक्वल का मतलब इधर भी बराबर है और उधर भी बराबर है, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है। तो अपन कोई सी भी चीज किधर भी लिखो क्या फर्क पड़ता है। तो अपन ने क्या किया, ये वाला आइटम इधर लिख दिया और ये वाला इधर लिख दिया, बस ताकि अपने को इक्वेशन बनाने में आसानी रहे। डन, इतना से ही काम किया। अब देखो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। प्रॉफिट के लिए इक्वेशन सीधी, क्लोजिंग कैपिटल इधर आ ही रही है ऑलरेडी, ये प्लस वाला माइनस में चला गया ओपनिंग कैपिटल, ये प्लस एडिशनल कैपिटल, सॉरी माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग। तो इस तरीके से आपकी वर्किंग रहेगी। आपको सिर्फ ड्राइंग पता करनी है, सिर्फ इसी इक्वेशन से आप सारी चीजें निकालोगे। एडिशनल कैपिटल निकालनी है इसी इक्वेशन से, ड्राइंग निकालनी है इसी इक्वेशन से, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कुछ भी निकालना वॉट सब एक ही इक्वेशन से निकालोगे। आपकी बुक में इन्होंने टाइम पास करने के लिए बुक ऐसी बड़ी नहीं बनी है, बनाई गई है, और ये हरकतें कर करके खैर करनी जरूरी भी थी। अब अपने यहाँ पे आता है डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यानी अभी अपन ने बोला कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखना है, लिख लो, पीडीएफ भेज दूंगा, यहाँ तक तो लिख लिया था कल सबने। अरे ये यहाँ से हट गया क्या कुछ?
तो ये देखो, तुम 2-4 क्वेश्चन करोगे ना तो तुम्हें प्लस माइनस का समझ आ जाएगा। किस किस ने क्वेश्चन किए इस चैप्टर के? कितने हो गए? 8 से ज्यादा किसी ने किया हो? 5 किस किस के हो गए? किसी को दिक्कत है 5 तक? आगे वाले हुए नहीं या छोड़ दिया? आगे वाले हुए नहीं या छोड़ दिए, मतलब कर नहीं पाए या फिर? मैं चलती क्लास में करना ही नहीं है ना, क्योंकि तुम कर रहे हो, तुम्हें वो चीज समझ में आई। लेकिन उसके साथ मैंने और कितनी चीजें बताई होगी तुम्हें। मैंने तुम्हें ऑडिट की चीजें बताई, मैंने तुम्हें इन्वेस्टिगेशन की चीजें बताई, तुम्हारे पास क्या पावर है, तुम कहाँ पे क्या चीजें करोगे। तो मैं एक चीज बताऊं, मुझे जो चैप्टर आ रहा हो, जब मैं पढ़ता था, मुझे जो चैप्टर आ रहा है पूरी रात भर, इस बुक में ऐसी चीजें लिखी हुई है कि आपको ना टीचर की जरूरत ही ना पड़े। इसमें क्या, सी की पूरी सिलेबस की बता रहा हूँ। मैं पूरी रात भर बैठ बैठ के एक एक लाइन पढ़ता, फिर उसके क्वेश्चन करता। ठीक है। और क्वेश्चन में कहीं दिक्कत भी नहीं आती, सारी चीजें हो जाती, फिर भी दूसरे दिन क्लास में सर को सुनता कि क्या पता कोई एक आधा पॉइंट ऐसा नहीं बता दे सर जो मेरे ध्यान में नहीं आया हो या फिर बुक में नहीं लिखा हुआ हो। और ऐसा होता भी है कि हम टीचर बन के बैठे हैं, बुक में लिखा जाता है, हम भी लिखते हैं लिमिटेड चीजें। अगर सब कुछ जितना बोलते उतना लिखने पे आ गए तो ये बुक में मेरे हिसाब से 20% भी नहीं बनेगी। तो इसलिए मैंने तुम्हें चुप करा है, क्योंकि मैं चीजें जो बता रहा हूँ हो सकता है वो चीजें तुम्हारी लिखी हुई भी नहीं हो। ये बुक सिर्फ 11-12 इन जनरल के लिए बना रखी है, जो बच्चा बीकॉम करना चाहे, जो कंपटीशन करना चाहे, जो बिजनेस करना चाहे, जो सीए करना चाहे, सीएस, सीएमए, एसएससी कुछ भी करना चाहे। लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सीए के हिसाब से। तो हम उन चीज़ों को लिंक कर करके बार बार बता रहे सीए के अंदर कैसी क्या चीज़ें आएगी काम में। फिर तुम इस बुक के हिसाब से चलना, फिर मतलब ही क्या। अगर तुम खुद पढ़ के आ रहे क्वेश्चन करो अच्छी बात है, पर सुनो तो सही एटलीस्ट कि मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे। और मैंने भी जो अभी तुम्हें इन्वेस्टिगेशन वाला बताया, मुझे थोड़ा थोड़ा सा धुंधला सा याद है, 2018-19 में हमें किसी सर ने बताया था एक ट्रेनिंग के अंदर कि इन्वेस्टिगेशन, आप इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी रहते हो, आपके पास सीबीआई सीआईडी के बराबर पावर रहता है, ऐसे रहता है वैसे रहता है, आप कहीं पे भी जाके कुछ भी कर। हमने सोचा क्या होता है, फिर मैंने पूरी सीए कर ली, सीए बन भी गया। और इवन 2025 खत्म होने से 30 तारीख तक मुझे ये नहीं पता था कि अपने पास इतनी पावर होती है। जब 31 तारीख को हम डिपार्टमेंट गए और हमने जब काम किया और देखा, तो पता चला सच में अपने पास एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के हिसाब से पावर रहती है, जो एक पुलिस ऑफिसर के पास भी नहीं रहती। लेकिन आप उस लेवल पे पहुंच के काम करो। तो जब वो चीज़ आज तुम्हें अगर सीखने को मिल ही रही है तो क्या दिक्कत है। नहीं सीखना नहीं चाहते वो बात अलग है। और मैंने तुम्हें ये भी बताया कि एक ऐसा ऑप्शन था सीए के लिए जो हम इस चीज़ से अनजान थे। हम इस चीज़ से अनजान थे कि सीए ये भी काम करता है क्या। और जब हमें ये काम मिला तो हमने बोला चलो देख के ही आते हैं, या तो जोधपुर घूम के आएंगे या फिर करके आएंगे। और हम गए, हमने वो असाइनमेंट ले भी लिया और हम वो काम कर भी रहे हैं। और जब कर रहे हैं तो अब एक बार हमारी बहुत हालत खराब हुई, ऐसी हुई कि 2-3 दिन तो यार ये काम करते छोड़ते। नई साल ऐसे निकले, नहीं पता कि नई साल 12 बजे हैप्पी न्यू ईयर हो गया, काम में उलझे हुए। पर काम करने के बाद जो अब जैसे काम अब बनने लगा है, तब अलग ही मजा आने लगा उसमें। तो चीजें आप जब करोगे तो फील्ड में उतरोगे, चीजें 4 लोगों से सुनोगे तभी पता चलेगा। अगर मैं ऐसा हो जाता है कि यार क्यों किसी से बात करना क्या नहीं करना, चल रहा है अपने हिसाब से, कमा ही रहे, यहाँ से कमा रहे, नोटिस का ही काम चल रहा है और टैक्स सफर भी चल रहा है, तो ठीक था। अब तीनों में से पता चले किसी दिन तीनों दुकानें बंद हो गई तो चौथी तो चलती रहे। अब चौथी बंद हो जाए फिर अपनी किस्मत ही खराब है। और कोविड ने आपको एक चीज तो समझा दी होगी कि एक बिजनेस पे आप नहीं रह सकते। और अपन है सीए वाले तो अपना काम ही है बिजनेस बनाना और बर्बाद करना। सही से पढ़ोगे तो बनाओगे, नहीं तो है जिसको बिगाड़ोगे। ठीक है। तो अभी आपको मैंने इतनी सारी चीजें करवा दी है कि आप क्वेश्चन इसके आराम से कर पाओगे। ठीक है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ इसकी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है और बैलेंस शीट क्या है, सुन लेना इसका। दोनों चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर की है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ मजे की, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट सेम होता है, कुछ भी चेंजेस नहीं होता। लेकिन अभी मैं आपको इसमें चेंजेस बताऊंगा। और अगर थोड़ा सा आपको मजे लेने हैं तो एक काम करना, शॉप चल रही है कब से, क्लास पोज कर रखी कब से। क्लास है कब मयंक सर की?
मेरे पास नंबर नहीं है, सही में नहीं है। बैठा देखो इधर, सुन लो सब जने ध्यान से। आपको हर एक चीज यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सिर्फ एक इक्वेशन काम आ रही है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस ड्रॉइंग प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन ये चीजें कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए आपको हर एक में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, चीजें फाइंड करनी पड़ेगी। अगर अपन क्लोजिंग कैपिटल की बात करें, या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन कर देगा कि आपकी क्लोजिंग कैपिटल इतना है, जैसे अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपको इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि आपकी क्लोजिंग कैपिटल इतनी एडिशनल ही है। अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे। किससे करोगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से करोगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी एक तरीके से क्या है, बैलेंस शीट। आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपका केस इतना, स्टॉक इतना है, पैसा इतना मांगते हैं लोग, आप लोगों से इतना मांगते हो, सब बैलेंस शीट में पुट करो। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका कैपिटल। और तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से क्या आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर के नाम से आपका बैलेंस आएगा, उसको अपन कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल। डन। क्वेश्चन में आपको दो तरीके से इंफॉर्मेशन दे सकता है, 1 अप्रैल 2025, 2024 से 31 मार्च 2025। तो एक तो आपको दे दे 31 मार्च 2024 या फिर 1 अप्रैल 2024। एक दे देगा 31 मार्च 2025 या फिर 1 अप्रैल 2025। तो एक ओपनिंग डिटेल हो गई और एक क्लोजिंग डिटेल हो गई। ओपनिंग वाले से ओपनिंग कैपिटल निकाल दो, क्लोजिंग वाले से क्लोजिंग कैपिटल निकाल दो। क्वेश्चन करवा दूंगा अभी इसका एक। इसके अलावा आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो ओपनिंग कैपिटल में भी सेम रहेगा, देखो हर जगह पे आपको सब चीज कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, कुछ डायरेक्ट भी गिवन रहेगी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या रहेगा, या तो डायरेक्ट गिवन रहेगा या फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैलकुलेट भी कैसे करना पड़ेगा, सेम यहाँ से कॉपी पेस्ट की तरह। बन जाओ सी बेटा, फिर कर लेना। सेम इसी तरीके से आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेंगे और यहाँ से पता चल जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, आप पॉइंट नंबर 3 आपको निकालनी है एडिशनल कैपिटल। अब एडिशनल कैपिटल का क्या रहेगा, या तो ये आपको डायरेक्टली गिवन कर देंगे, गिवन रहेगी, लेकिन गिवन कैसे रहेगी, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट का मतलब सीधा आपको बोल देंगे कितना कैपिटल एडिशनल इंट्रोड्यूस करवाया, या फिर ऐसा बोल देंगे कि हितेश ने अपनी वाइफ की गहने बेच दी और वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से बोल दिया। ये क्वेश्चन आ रखा था अभी, नहीं क्वेश्चन भी था सेम, पॉइंट था। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से आपको चीजें दे देंगे, ठीक है। एडिशनल कैपिटल के बाद आ गया आपका ड्रॉइंग। तो देखो ड्राइंग के अंदर, बेटा फिर से अभी थोड़ी देर भी नहीं हुई, कुछ फर्क पड़ रहा है। तो देखो अब हुआ क्या, युवराज की शादी और बीवी ने झगड़ा क्या बोला, मुझे तो आईफोन चाहिए कि चाहिए अभी के अभी, नहीं तो मैं ससुराल नहीं चलूंगी। पियर में पैर पटक के बैठ गई। युवराज बोला देवी तू चल, मैं तेरे को आईफोन लाके देता हूँ। बोला पहले आईफोन चाहिए। यार हित क्या हरकत है ये तेरी, क्लास खत्म होने के बाद कर लेना सारे काम। ले जाना इसको, आ जाए साथ में। तो देखो घर पे गया ये ससुराल, बोला ले चल। ये अपने ससुराल गया अपनी वाइफ को उसके ससुराल लाने के लिए। तो वहीं पे उसने पैर पटक के बोला मैं तो नहीं चलूंगी, मेरे को तो चाहिए आईफोन 17 प्रो मैक्स। युवराज बोला अब क्या करूं, मैं शादी तो कर ली मैंने, बीवी भी चाहिए और फोन देना पड़ेगा। तो युवराज आया दौड़ा दौड़ा बिजनेस पार्टनर के पास। पार्टनर थे इसके कौन, यश और हित। इसको इसने पहले आप बीती बताई और ये दोनों ठहरे कंवारे पित्तर, मतलब इनकी शादी वादी नहीं हो रखी। अब ये भी उस बात को मजाक में उड़ा रहे हैं, अरे तुझे मैंने कहां बिठाया था, इधर चल। तो इन्होंने बोला यार एक काम कर, जब ये इतना रोया तो इसको क्या किया, पैसे दे दिए। फिर इसने आईफोन लिया, फिर ले जाके अपनी बीवी को दिया और वो फिर घर पे आई।
फिर उसने खाना बनाया और इसको खाना खिलाया कि पति बेचारा इतनी मेहनत करी और बेचारा भूख के मारे कमजोरी आ गई बहुत ज्यादा। तो ये आपको इनडायरेक्ट, अरे मैं आपको कहने का मतलब ये है कि अपन ये समझ रहे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीका कैसे हो सकता है, और ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। पहले वाला दे ही रखा था, दूसरा वाला ऐसा नहीं तो कुछ और तरीके से दे रखा होगा, बट ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो आपको ड्राइंग भी पता चल गई। इसके अलावा आपको पता करना है क्या, प्रॉफिट और लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस तो आपको पता खुद को ही करना है, तो वही तो अपना बैलेंसिंग फिगर है। तो यही अपने को क्या करना है, ऑटोमेटिक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूं मैं आपको। क्या हो गया, तुम 1 घंटे बाद तो आई हो क्लास में, तो क्या हो गया। पाँव में तो गिर गई थी ना तुम। हाँ बेटा, मेरी वजह से लगी, तुम पास भी मेरी वजह से हो गए, तुम्हारे पैर में मेरी वजह से लगी, तुम्हारा कपड़ा भी वो क्या कमरा भी मेरी वजह से फैला है, तुम्हारे मम्मी पापा मेरी वजह से आ रहे, मैंने ही बुलाया सबको। सबको मैंने ही बुलाया है ना। सारे काम सर की वजह से हो रहे, तुमने कुछ नहीं किया। तुम सीए मेरे लिए बन रहे हो, तुम्हारी डिग्री मुझे दोगे तुम, हाँ। और सब कुछ सर आपकी वजह से हो रहा है, हद है मतलब। थोड़ा शर्म करो, ऊपर से कुछ गिर जाएगा सर में। बेटा तेरे ऊपर तो मैं गिरा दूंगा, पंखा नहीं गिरा तो। मैं आज चैप्टर करूंगा, एक की वजह से क्लास थोड़ी, और किसको दिक्कत हो रही है भाई जाने के लिए, और किसको नहीं पढ़ना। हाँ तो ठीक है, कोई नहीं, मैम से या सर से साइन करा के दे दो, जाओ। कॉल करवा दो। चलो ठीक है, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करवाना है ना, या 7। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलो क्या बता रहा है। झिंगूर पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गया उठ उठ के। तुम घर पे भी ऐसी हरकतें करते हो, तुम्हारे घर वाले दुखी नहीं होते कि बेटा कहाँ से सीख के आए हो। क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूं मैं। नहीं है, अब संडे को ही रहेगी वैसे भी क्लास है। क्वेश्चन नंबर 8, मुनिस मेंटेन इज, बेटा आप पिटोगे, आप पिट जाओगे, सही बता रहा हूँ, पिट जाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूँ, कर लो, फिर तुम्हारा ब्रेक है। क्वेश्चन करके घूम फिर के वापस आ जाना। 12th वाले क्वेश्चन कितने हो गए तुम्हारे, कितने में से, कितने में से, 59 में से। आज पूरी क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे तुम्हारे तो। नहीं, वो सच में इम्पॉसिबल है, उनका एक क्वेश्चन का आंसर भी 2-2 पेज में जाता है कभी कभी, 2-2 पेज में। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, मुनिस मेन, मयंक ब्रश करके आएगा आज, रोज करता है ना, तो आज स्पेशली दांत मत निकाल, चुपचाप बैठेगा, आवाज नहीं आनी चाहिए आगे। हाँ मेरा मन नहीं लग रहा था ना तेरे को बिना छेड़े। यस अगर तू बोलता हुआ दिखा, तेरा चश्मा उतार के पीटूंगा तेरे को, दिखेगा नहीं कौन कौन पीट के जा रहे तेरे को। देवव्रत, तेरा नाम देवव्रत है, तेरी हरकतें कुछ भी मिलती नहीं है देवव्रत जैसी। ये तो है ही जंगली आदिवासी। ये तो अभी लाल होके जाएगा आज, इसका सर्वर सब बढ़िया एकदम ऐसे कहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा है आपको, मुनिस मेंटेन हिज अकाउंट एज पर सिंगल एंट्री सिस्टम एंड फ्रॉम देम the particulars supplied the following figure were gathered together on 31st March 2025। यानी ये सारी चीजें अपने को मिल रही है
क्लोजिंग पे 31 मार्च 2025 को। तो देखो मैं इसका बना देता हूं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसने बोला बुक डेप्ट है आपके 10,000 रुपए, कैश बैलेंस है आपका 510 रुपए, स्टॉक इन ट्रेड एस्टिमेटेड 6,000, देखो एस्टिमेटेड आ गया। और अपन सिंगल एंट्री में पढ़ा भी था कि बहुत सारी चीजें अपन एस्टिमेशन बेस्ड लेते हैं, कुछ कैलकुलेट करके निकालते हैं। 510 फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1200, ट्रेड क्रेडिटर्स बैंक ऑडी मुनीस स्टार्टेड द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024, यानी ये अपने को चीजें दे रखी है सारी एज ऑन 31 मार्च 2025 का, ठीक है। अब इसने बोला है कि 1/4/2024 को मुनीस ने बिजनेस स्टार्ट किया और उस दिन उसकी कैपिटल जो थी वो थी 6,000 एंड पेड इनटू बैंक बट स्टॉक वैल्यूड एट 4,000 रुपीज। अब देखो स्टॉक इसने बोला 6,000 रुपए एस्टिमेटेड और वैल्यू किया 4,000 रुपए पे, तो विच एवर इज लोअर। समझ में आ गया। तो अपन यहाँ पे 6,000 की जगह क्या लेंगे 4,000 रुपए। ड्यूरिंग द ईयर एस्टिमेटेड हिज ड्राइंग इज 2,400, उसकी ड्राइंग कितनी आ गई 2,400। You are required to prepare the statement showing the profit for the year after writing off 10% of depreciation, furniture and fictitious। तो फर्नीचर एंड फिक्टिशियस पे डेप्रिसिएशन कितना 10%, तो इसका मतलब यहाँ पे फर्नीचर और फिक्टिशियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी कर लो बेटा, कैलकुलेटर यूज कर। तो इन्होंने बोला डेप्रिसिएशन आपका प्रॉफिट से चार्ज कर लेंगे। तो देखो दो तरीके, या तो आप प्रॉफिट निकालो पहले उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, या फिर सीधा यहाँ से निकाल दो तो ऑटोमेटिक तुम्हारी कैपिटल कम आएगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इफेक्टिव चेंज हो ही जाएगा। कहीं से भी करो आंसर सेम आएगा। अब यहाँ से देखो आपको सारी चीजें मिल गई, ये बैलेंस शीट नहीं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। यहाँ पे क्या चीजें आपको सीक्वेंस में लिखनी, नॉन करंट, करंट, लिक्विडिटी के हिसाब से कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ एसेट साइड एसेट लिखो, लाइबिलिटी में लाइबिलिटी लिखो और बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। तो यहाँ पे देखो आपकी कैपिटल निकालेंगे अपन, तो देखो कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, कितना है कैपिटल टोटल करेंगे 10,000 4 14 15 15,590, ये और ये का टोटल देख लेना 15,590, उसमें से 5,000 गए तो 10,590 यहाँ की बैलेंसिंग फिगर आ गया, ठीक है। अब आपके पास यार ये क्लोजिंग कैपिटल, अपना फॉर्मूला था क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस ड्राइंग प्लस माइनस प्रॉफिट। क्लोजिंग आपके पास कितना आ रहा है 10,590, ओपनिंग दे रखा आपको 6,000, एडिशन नहीं है, ड्राइंग दे रखा है, ये प्रॉफिट अपने को निकालना है। तो 6 और ये चला गया तो आ जाएगा 3,600 और ये 10,590, तो माइनस कर लो इसका कितना हो जाएगा 10 6,000 7,000 कुछ 6,900 6,990। आंसर क्या आ रहा है इसका 4,000। कैलकुलेशन देखो कोई एरर हुई है क्या, कैलकुलेशन देखो कैलकुलेशन एरर हुआ है कहीं। बुक डेट 10,000 रुपए, कैश इन हैंड 510, स्टॉक इन ट्रेड 6,000 रुपए। फर्नीचर एंड फिक्टिशियस
कैलकुलेशन सही है ना, कहीं एरर नहीं है? तो देखो यहाँ पे एक चेंजेज आएगा, कर लेना स्टार मार्क करके। पहले एक बार कैलकुलेशन मुझे दे दो, कैलकुलेटर, तुम्हारा भरोसा नहीं है। एक बार अमाउंट चेक कर लो सारी, नहीं तो फिर जो करे वो गलती है वो पता चल गई, वो आई थिंक सिंगल एंट्री की वजह से स्टॉक को अलग तरीके से लेना है। तो सुनो, अपन जो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते थे वहां पे अपन पढ़ते थे इन्वेंट्री को जो वैल्यू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी था AS2, हाँ AS2 के हिसाब से इन्वेंट्री के अंदर बुक वैल्यू और NRV विच एवर इज लोअर पे अपन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वही सिस्टम दे रखा है कि बुक वैल्यू और दोनों चीजें अलग अलग दे रखी थी। लेकिन जब अपन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पढ़ा था तो उसके अंदर लिखा हुआ था यहाँ पे अपन बहुत सारी चीजें एस्टिमेशन बेस्ड लेते हैं, और उसी पॉइंट की वजह से अपन यहाँ पे जो स्टॉक है ना इसको अपन 6000 लेंगे, ये करेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको 6000 लेने की वजह से ये बैलेंस हो जाएगा अपना 8590, और ये जब 8590 हो जाएगा तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे तो अब तो और ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। इसका आंसर सही है फिर। हो गया इसका क्वेश्चन में, कैलकुलेटर देना एक बार। ये ये करो इसको, वन जीरो किसका? अरे तुम यहाँ पे 10,000 करो, ये गलती आ रही है, अपन क्वेश्चन ही गलत कर रहे थे। यहाँ पे 10,000 करो, ये 10 करो, करो आंसर इसका। 10 माइनस 2400 करो, और ये वाला करो 12,590। ये 12,590 होगा ना, ये 12,590 होगा, सही है। बता रहा हूँ, तुम आंसर तो निकालो, भी बता रहा हूँ, आंसर सही आना चाहिए अपना। बता रहा हूँ, अपन ने क्वेश्चन ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग कैपिटल में एक एरर किया था, ये देखो पहले आंसर इसका करो। प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ ही नहीं है, अपन ने पढ़ने में मिस्टेक हुई है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उन्होंने भी यही किया, मैंने भी यही किया, तो अपन सब जन आ गए। उसमें लिखा हुआ है कि उसने कैपिटल कैश इंट्रोड्यूस करवाया 6,000, जिसको अपन ने डिपॉजिट करवा दिया बैंक में,
और उसी के साथ लिखा है स्टॉक वैल्यूड एट 4000, यानी उसकी ओपनिंग कैपिटल 10,000 थी और अपन ने 6,000 ले ली उसको। समझ आ गया पॉइंट सबको? क्वेश्चन में दे रखा था ओपनिंग कैपिटल विथ कैश 6,000, ठीक है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो अपन ने वही सेंटेंस करके खत्म कर दिया और स्टॉक वैल्यूड एट 4,000 अपन ने क्लोजिंग वाला ले लिया, जबकि वहां से डिटेल अपने को सारी ओपनिंग दे रखी है। डन? हाँ। और तो इसमें दो चीजें समझ में आई कि एक जो अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फॉलो कर रहे थे वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जब उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम पर अकाउंटिंग ही नहीं करी तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? तो वहां पे 6,000 आएगा एस्टिमेटेड जो अपन स्टॉक लिया है, ठीक है। और ओपनिंग वाले में अपन ने गलती करी थी स्टॉक लेते टाइम, क्योंकि ओपनिंग में स्टॉक भी साथ में था, अपन ने सिर्फ कैश ही ले लिया 6,000, 4,000 का स्टॉक भी साथ में था। डन? और कौन सा करवाना है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है सर्विस मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हिज बुक्स प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बेटा किसी ने पीडीएफ बनाई है तो दे दो मेरे को, ताकि क्वेश्चन सीधा दिख जाए। पीडीएफ बनाई है किसी ने? चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है 1/4/24 को डिटेल दे रखी है। 1/4, ये लास्ट क्वेश्चन है। 31/3/25 को डिटेल दे रखी है। कैश दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं, स्टॉक दे रखा है, इन्वेस्टमेंट्स, फर्नीचर, क्रेडिटर्स। बनाओ सब इसके ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ दोनों के, तो दोनों कैपिटल मिल जाएगी। क्या? अरे क्वेश्चन तो होगा ना तुम्हारे पास। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है बेटा, वो सीए पास नहीं करेगा, तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी उसके साथ। मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा तो मेरी कब सुनोगे? आजा ठीक है, बस बकवास करा लो फालतू। इसके बाद इन्होंने लिखा है ही विड्रॉ 500 पर मंथ फॉर पर्सनल एक्सपेंडिचर। तो देखो ड्राइंग यहाँ पे दे रखी है आपको 500 पर मंथ, तो 6,000 इसकी ड्राइंग हो गई। He sold his investment of 16,000 at 5% premium and introduced the amount into business. इनडायरेक्टली आपको बता दिया एडिशनल कैपिटल कितना है, यानी उसने अपना इन्वेस्टमेंट बेचा 5% प्रीमियम पे, 16,000 का इन्वेस्टमेंट, और कहां पे इंट्रोड्यूस करवा दिया? बिजनेस के अंदर। तो इसने क्या कर दिया? एडिशनल कैपिटल। 16,000 का इन्वेस्टमेंट 5% प्रीमियम पे बेचा है, तो हो जाएगा 16,800 रुपए एडिशनल कैपिटल। समझ आया? क्वेश्चन में लिखा है he sold his investment of rupees 16,000 at 5% premium and introduced that amount into business। इसका मतलब उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करवा दी। कितनी करवा दी? 16,000 का इन्वेस्टमेंट 5% प्रीमियम पे दिया है, तो 16,800 रुपए। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन खत्म, आंसर अपन निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। देखो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही डेटा दे रखा है, तो अपन दोनों ही बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे अपन बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एक अपन डेटा ले लेंगे 1/4/24 का, एक ले लेंगे 31/3/25 का। यहाँ पे भी 1/4/24 और 31/3/25। अब देखो यहाँ पे आपको दे रखा है केस 1200 और 4,000, 1200 और 4,000। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना। डेटर्स दे रखा 16,800 और 27,200, 16,800 और 27,200, ये केस, ये डेटर्स। 16,800 27,200, स्टॉक 22,400 24,400।
बातें तो बहुत सारी सही है। इन्वेस्टमेंट 8000, इन्वेस्टमेंट देखना 8000 या 800 है। फर्नीचर 7.5 और 8,000। इसके बाद में क्रेडिटर 14,900, 11,600। और आपको कुछ भी नहीं दे रखा है तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, कैपिटल। सर कैलकुलेशन आप ही कर लो बेटा। 16, 20, 30, 36, 38, 40, 40, 45, 46, 47, 47,900 आ रही है इधर की टोटल। कितनी आ रही है? 62,400। तो कैपिटल कितनी आ गई यहाँ पे? 20। ये 62,000 किसकी आ रही है भाई यहाँ पे? पहले सही निकाली थी मैंने। शर्म आ रही है, बिना कैलकुलेटर के सही आ रही है मेरी। 20, 30, 47, 900, ये कितना आ रहा है? कैपिटल 8,000। 33,000 कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है। और ये सही है टोटल इधर। 20, 20, 40, 40, 44, 51, 52, 54, 55, 55, 65, 75, 81, 81 भाई यहाँ से। ये इधर 600 सही है। डन। बेटा कैलकुलेटर दे दो, कैलकुलेटर दे दो। ये भी गड़बड़ है। सही तो है 33,000। क्लोजिंग कितनी आ रही है अपनी? ये कौन है? क्या आ गई तेरे को? आंसर क्या आ रहा है इसका? मतलब तुम लोग इतने जने बैठ के अगर तुम कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेशन सही नहीं कर सकते, धन्य हो तुम। 18 में से 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 16 क्वेश्चन बचते। कल कुछ लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे।
आज का टाइम है, आज तुम कम से कम मुझे 15 क्वेश्चन कर दिखाए बगैर कोई नहीं जाएगा। चलो 12 क्वेश्चन, 12 से नीचे किसी को नहीं भेजूंगा। 18 करके जाएगा तो उसकी नोटबुक में एक्सीलेंट मिल जाएगा। पेंडिंग जब दोगे तब पेंडिंग रहेगा। आ जाओ, कल ही है मंडे, आ जाओ, कल ही है मंडे। डन। अगर 12 क्वेश्चन किए बगैर कोई भी घर पे गया, कितने कर लिए? क्या करना, चेक करना है इनको? हाँ तो करके पूरी दिखा दे। ये किसकी है ये वाली? अच्छा, ये मेरे साथ चली गई थी कल, तो मेरी कहाँ गई? हम्म, डन। कोई नहीं, कर लेना, ये कर ले जाओ। हाँ। हम्म। हाँ, तुम कोई भी क्वेश्चन किए बगैर जाओगे नहीं। 11th वाले आ जाओ आगे। सॉरी, 12th। 12th आगे आ जाओ। अरे कहेंगे कि 5 मिनट, मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, डिबेंचर। हाँ ले, जा निकल यहाँ से।